सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक सिटी को दिखाई दिया जाता है जो कि काफी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहाँ पर हम कुछ बच्चों को कबाड़ पहनते हुए देखते हैं और कुछ बच्चों को तो कुछ ही नहीं मिला होता है। एक बच्चे के पास एक न जाने कोई चीज होती है और वो बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या वो एक गोलम है। वो गोलम उनके पास से गुजरता है। वो बच्चे उनसे कहते हैं कि ये हमारी चीजें ले लो और हमें खाना दे दो, लेकिन वो गोलम वहां से चला जाता है। हमें अब इस सीरीज के बारे में पता चलता है कि ये गोलम 15 सेक्टर से हैं। किसी को ये भी पता नहीं कि ये कहाँ से आए हैं और आखिरकार इनका ओनर कौन है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर तुम इसे जो कबाड़ दे देते हो तो ये तुम्हें खाना भी दे देता है। गोलम उस बच्चे की चीजों को देखता है और उसे वो चीज यूजलेस लगती है जिससे वो वहां से चला जाता है। और जैसा कि तुम सब लोगों ने देखा कि हर बार किसी को खाना तो बिल्कुल नहीं देता और उन्हीं बच्चों के बीच हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है और इसका नाम रे है। वो दो बच्चे उसे काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे थे क्योंकि उन बेचारों का आज का खाने का सिलसिला बिगड़ जो गया है। रे जो होता है वो उस गोलम के सामने जंप लगा देता है और उससे गोलम को काफी कुछ चीजें देता है। वो जो गोलम होता है वो सारा सामान खा जाता है जो अभी रे ने दिया था और जिन बच्चों का गोलम ने सामान इग्नोर कर दिया था वो इसे देखकर काफी हैरान रह रहे थे कि इस एक बार फिर से उसने हमें इग्नोर किया और रे का जो सारा सामान है उस गोलम ने उसे ले दिया। वो गोलम रे को काफी ज्यादा खाने का सामान भी प्रोवाइड करता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं क्या ये कोई घोस्ट वगैरह है और रे हमें बताता है कि सेक्टर 50 के 7th स्ट्रीट का हमें सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ पर रे को कुछ महसूस होता है। रे कहता है कि 7 लोग हैं, तुम लोग अब सामने आ जाओ, काफी ज्यादा देर से तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। वो 7 लोग सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पूरा यकीन है अपनी सेंसेस पर, तुमने हमें आखिरकार पकड़ ही लिया, हम काफी ज्यादा अच्छे से तुम्हारा फॉलो कर रहे थे। उस बंदे को देखकर रे बोलता है कि रॉन, मैंने तुम्हें पिछली बार वार्न किया था कि अगर तुम मेरे सामने दिखे तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। रॉन बोलता है तुम्हें लगता है कि पिछली बार की तरह मैं तुमसे हारूंगा? मैं आज यहाँ पर अपनी पूरी टीम को लेकर आया हूँ तो आज तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। रॉन बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अच्छा यही होगा कि तुम मुझे जाने दो। रॉन अपने आप से और हमें बता रहा था कि बच्चों के बीच एक कहावत है, स्ट्रीज की 7th स्ट्रीज में एक घोस्ट रहता है। वो व्हाइट घोस्ट है जो आसपास ट्रेवलर्स करता रहता है। लोगों ने उस घोस्ट की आंखों को देखा है और अगर तुम उसके झूठ में फंस जाते हो तो बाहर निकलने का कोई मौका नहीं होगा। रॉन इन सब बातों को इग्नोर करता है और रे पर हमला कर देता है। और हाँ, मुझे बॉक्सिंग का इतना ज्यादा नॉलेज तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें जो फाइटिंग सीन्स हैं वो थोड़े बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं, इसलिए हम तो नॉर्मली फाइटिंग सीन्स पर ध्यान देंगे और उसी को कहते रहेंगे। आई होप कि तुम इससे डिसअपॉइंटेड नहीं हो गए। रे रॉन के पंच को काफी आसानी से डॉज कर लेता है जिससे रॉन गिरने वाला था। रॉन रे उसे पकड़ लेता है और उसके पेट पर एक पंच रख कर देता है जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है। इसे देखकर उसके सभी साथी सह नहीं पाते और भी ज्यादा वो गुस्से में आ जाते हैं और रॉन पर हमला कर देते हैं। एक बंदा जो होता है वो बेसबॉल से रॉन पर अटैक करता है। रॉन उसे डॉज करता है और अपनी जो टहनी थी उसके मुंह पर दे मारता है जिससे वो बंदा काफी ज्यादा खून की उल्टियां कर कर वहीं नीचे गिर जाता है। एक बंदे के मुंह पर वो अपना घुटना दे मारता है और उसका जो ब्लड था वो रे के काफी मुंह पर भी लग जाता है। हम 7th स्ट्रीट में काफी बड़ी चीखों को सुनते हैं। रे ने उन सभी लोगों को डिफीट कर दिया था। रे डिफीट कर कर बोलता है कि तुम कितने भी लोगों को यहाँ पर लेकर आओ, इससे कुछ नहीं बदलेगा। रॉन बोलता है कि रे तुम एक मॉन्स्टर हो, मेरे करीब मत आना, तुम वहीं पर रुक जाओ। रे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था रॉन कि तुम मुझे दोबारा मत दिखना, नहीं तो मैं तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि रॉन के हाथों में पीछे एक छोटा सा डैगर होता है। वो उस डैगर को सामने कर कर कहता है कि हे मॉन्स्टर मेरे पास मत आना। रॉन अपने आप से मन ही मन बोलता है कि मॉन्स्टर ये सही भी हो सकता है क्योंकि जब मैं 10 साल का था तो मुझे पता चला कि मैं और लोगों से काफी ज्यादा अलग हूँ। और हम थोड़े पास्ट का सीन को जानते हैं जहाँ पर एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा था कि तुम्हारे पैर में तो चोट भी नहीं लगी है
आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो? वो बच्चा रोते हुए जवाब देता है कि 7th स्टेज से बच्चों पर हमला किया गया। क्या इससे तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? और हमारे एक टीममेट को उन लोगों ने खत्म कर दिया। रे बोलता है कि उनके चेहरे पर वो आंसू हैं। ये काफी डरावना मुझे महसूस होता है। वो लोग अपने दोस्त की कब्र पर आए हुए थे और वो लोग वहाँ से अब लौट जाते हैं। रे वहीं पर बैठा हुआ था। रे बोलता है, जब मुझे एहसास हुआ तो मैं महसूस नहीं कर सकता था लोगों के इमोशन को। मैं गलत नहीं था, लेकिन मैं हर किसी की तरह बनना चाहता था। मैं लोगों की फीलिंग्स को समझना चाहता था। मैं उनके इमोशन को महसूस करना चाहता था, लेकिन मैं ये कभी नहीं सीख पाया कि इमोशन क्या होते हैं। और 6 साल बाद मैं अब भी इमोशन को नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि दूसरों की इमोशन को कैसे पढ़ना है। हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। रे रॉन से बोलता है कि तुम इस ब्लेड का यूज नहीं कर सकते, तुम रूल्स को तोड़ रहे हो। अगर तुम इससे मुझ पर वार करोगे, क्या ये तुम्हारी पहले से प्लानिंग तुमने बनाई थी? रॉन बोलता है, मैंने इसे कबाड़ से उठाया था, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? रॉन मन ही मन में बोलता है कि इसके मन में काफी ज्यादा डर भरा हुआ है और वो उसके चेस्ट पर एक रंग को देखता है और बोलता है, मैं उसके चेस्ट पर एक रंग को देख सकता हूँ जो कि एक वेसल का काम करता है। ये एक ऐसी दुनिया है, मैं एक ऐसी दुनिया को देख सकता हूँ जिसे दूसरे लोग कभी नहीं देख सकते। सभी लोगों के भीतर एक छोटा सा वेसल होता है और वेसल का मतलब रंग से है। जब वो लोग फीलिंग्स को महसूस करते हैं तो कुछ रंग उनकी चेस्ट पर दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर लाल रंग है, मान लेते हैं कि अगर सामने वाला जो पर्सन है वो काफी ज्यादा गुस्से में है तो उसके रिजल्ट जो होंगे वो आग का कलर हो जाएगा। और अगर नीला रंग है तो वो काफी ज्यादा खुश हैं, और अगर येलो रंग जो है वो हो जाता है तो वो लोग एक्साइटेडमेंट यूज कर रहे हैं। और इस दुनिया में ऐसे कई सारे अनगिनत रंग मौजूद हैं और मेरी दुनिया में इन रंगों की कमी नहीं है। हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर रॉन बोलता है, अगर तुम करीब आए तो ये एक रियल छुरा है, मैं तुम्हारी चेस्ट में घोंप दूंगा। लेकिन जब हम रॉन की चेस्ट पर देखते हैं तो वो रंग लगातार माना में तब्दील होता जा रहा था, क्योंकि जो रॉन था वो लगातार डरता हुआ जा रहा था। वो रे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रे नहीं रुकता और रे बोलता है कि तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ पनिशमेंट दूंगा। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आई। हम रे को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल गया था। रे अपने घर की ओर आता है। कई सारे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे और हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम पेल होता है, जो लीडर ऑफ अंडरपास चिल्ड्रन था। पेल कहता है, तुम काफी सही टाइम पर आए हो। रे वो सारे बच्चे रे से जाकर गले लग जाते हैं और कहते हैं, बिग ब्रदर रे, आप फाइनली आ ही गए। रे बोलता है कि ये मेरे दोस्त हैं जो मुझसे चिपक रहे हैं, मैं इनके लिए काफी आभारी फील करता हूँ। पेल सब लोगों को इकट्ठा बैठा देता है और बीच में उन लोगों ने एक लालटेन भी जलाई रखी थी, जिससे थोड़ा सी सही लेकिन उजाला हो रहा था। पेल बोलता है कि आज की हम हमारी सारी कमाई को देखते हैं। उन लोगों के पास काफी कम अमाउंट में कमाई थी, जो कि खाना वगैरह था, जो कि उनका पेट भी नहीं भर सकता था। पेल बोलता है कि हम 7 लोगों के बीच हम इसे बांट देंगे। वो काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं, लेकिन फिर जो रे अपना सामान था वो उन सबको दे देता है, जिससे वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये भाई आपको गोलम से मिला? आप काफी ज्यादा कमाल के हैं। रे हमें बताता है क्योंकि गोलेम माना की ही चीजों को लेते हैं और नॉर्मल लोग उन चीजों को कभी नहीं देख सकते कि इन चीजों में माना भी मौजूद है। पेल बोलता है, तो फिर ठीक है, हम इस खाने को बांटना शुरू करते हैं और तुम्हारा शुक्रिया रे, आज कोई भूखा नहीं रहेगा। पेल उन सभी बच्चों को लाइन से खाना बांटने लगता है और रे जो था वो उस घर से बाहर चला जाता है और बैठ जाता है और बोलता है कि अब से इन बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो मुझ पर है। क्या मुझे आज फिर से बेयर हाउस की ओर जाना चाहिए? मैं इस ग्रुप को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी इन लोगों से जुड़ गई है। हम 1 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर रे पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ था और वहीं पर पड़ा हुआ था। रे की हालत काफी ज्यादा खराब थी और ये बच्चे वहां पर आ जाते हैं जो रे की मदद करते हैं। रे मरने वाला था, लेकिन ये लोग उसे बचा लेते हैं और रे की फिर आँख खुल जाती है। रे इन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता है। हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। रे आपस में ही बड़बड़ाते हुए कहता है कि अब इनकी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी है, तो मुझे इनका एहसान जो है वो चुकाना चाहिए। और पीछे से पेल भी आ जाता है और बोलता है कि रे तुम्हें अपना हिस्सा ले लेना चाहिए।
रे बोलता है कि मुझे आज भूख नहीं लगी है। पेल हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारे पेट से ही पता चल रहा है। पेल अपने हिस्से को आधा करता है और रे को दे देता है और पेल रे से पूछता है कि आज काले रंग की बारिश क्यों हो रही है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे? रे बोलता है इसे मेज लोग इस्तेमाल करते हैं और मेज लोग के कारण ही ये काले रंग की बारिश होती है। अगर इसे साफ शब्दों में कहूँ तो लोअर नंबर्स वाली जगहों में से जो बारिश है वो होती है। पेल बोलता है कि गोलेम तो तुमने काफी ज्यादा अच्छा खाना तुम ले आए और क्या उन गोलेम को मेज नहीं भेजा होगा? रे बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ एक मशीन है। पेल बोलता है मुझे यकीन है कि इसका जो भी मेज वगैरह होगा ना वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान रहा होगा। रे बोलता है कि पेल भी इससे एग्री करता है। जब गोलेम चलते हैं तो आसपास के जो माना होते हैं ना उसे वो अपने अंदर खींच लेते हैं। कहने का मतलब है अपने कोर में खींच लेते हैं और जब वो भीतर उनके चला जाता है, वो माना उनके कोर में चला जाता है तो वो उसे एक गैस की तरह रिलीज करते हैं और तभी ये काले रंग की बारिश होती है। लगता है कि इसके बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है और बेशक अभी फिलहाल में तो ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। रे वहां से उठता है और बोलता है मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूँ। पेल बोलता है अभी काले रंग की बारिश हो रही है, ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकती है। लेकिन रे उसकी एक नहीं मानता और वहां से चला जाता है। रे भागते हुए जा रहा था और हम लोगों से बोलता है कि जब ये बारिश होती है तो काफी ज्यादा बुरा होता है। इस बात पर लोग भरोसा भी करते हैं कि काले रंग की बारिश की अगर एक बूंद भी उन पर पड़ी तो उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इसका असर मुझ पर नहीं होता क्योंकि मैं इसे सहन करने की मुझ में इतनी शक्ति तो है ही। और रे आ जाता है 80th स्ट्रीट लैंप फूड हेक्टर वेयर हाउस की ओर, जो कि एक राशन का वेयर हाउस होता है। हम उस वेयर हाउस के 3 लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर जुआ खेल रहे थे। रे उनकी बातों को भी सुन लेता है और कहता है कि ये लोग आज भी जुआ ही खेल रहे हैं। रे वेयर हाउस में घुस जाता है और बोलता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है, हवा में यहाँ पर कई ज्यादा अमाउंट में माना भरा पड़ा है। अगर मैं इन माना के रंगों को देख सकता हूँ तो मैं इन्हें आपस में मिला भी सकता हूँ। रे अपने हाथ में माना को महसूस कर पाता है, ना कि उसका इस्तेमाल भी अभी करेगा। रे अपने हाथ में एक छोटी सी फ्लेम को जला लेता है जिससे काफी ज्यादा वहाँ पर उजाला हो जाता है। रे एक बॉक्स को खोलता है और बोलता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा मेथड हो सकता है अगर मैं इस लाल माना को कंट्रोल करना, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है। मुझे हैरानी है कि मैं पूरी तरह से इन इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन क्या मैं एक बड़ी फायर को बना भी सकता हूँ? और हम देखते हैं कि एक डेगर रे की ओर बढ़ता है और रे जो था उससे तो डॉस तो कर लेता है, लेकिन उसके कान पर थोड़ा सा कट लग जाता है जिससे खून वहाँ पर आ जाता है। रे मन ही मन में बोलता है कि ये लोग शुरुआत से ही इन बॉक्सेस के पीछे छिपे हुए थे। वो 3 लोग वहाँ पर आ जाते हैं। रे उन लोगों को देखते हुए बोलता है ये कुल मिलाकर तो 3 है, लेकिन इन लोगों ने जो इक्विपमेंट पहने हुए, कहने का मतलब है गॉगल्स, जो कि इन्हें रात में भी देखने में मदद करते हैं। वो तीनों लोग बोलते हैं कि तुम्हें ये जगह काफी पसंद है ना, तो हम तुम्हारी कब्र यहीं पर खोदेंगे। वो तीनों अपना डैगर रे की ओर फेंक देते हैं और रे उन तीनों डैगर से बचता हुआ एक शख्स के पास पहुंच जाता है। उस पर वो एक काफी जोरदार पंच करता है जिससे वही ढेर हो जाता है। वो अब जो एक और बंदा होता है वो रे पर डैगर से वार करने वाला ही होता है, लेकिन उसी से पहले रे वहां पर आ जाता है और उसके वार से बचते हुए उस पर किक कर देता है जिससे वो बंदा भी वहीं पर ढेर हो जाता है और लास्ट बचे बंदे की पेट पर पंच रख कर देता है जिससे वो भी वहीं पर ढेर हो जाता है। और तभी एक बंदा गेट को तोड़ते हुए वहां पर आ जाता है और बोलता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर चेक करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आकर देखना पड़ रहा है कि यहाँ तो एक राउडी है। रे से देखकर बोलता है कि अरे ये तो एक हेक्टर का एक एम्प्लॉय है। वो हेक्टर का एम्प्लॉय बोलता है कि तुमने उन तीनों ब्रदर्स को डिफीट कर दिया, मुझे तो लगा यहाँ पर सिर्फ एक चूहा ही होगा, लेकिन यहाँ तो कोई और ही मौजूद है। रे उस हेक्टर को देखकर अपने मन ही मन में सोच रहा था कि इस हेक्टर को देखकर पता चला कि ये यहाँ का एक एम्प्लॉय है तो अफवाहें काफी ज्यादा डरावनी होती जा रही है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। रे उस हेक्टर पर एक पंच रख कर देता है, लेकिन उस हेक्टर ने ना ही तो उसके पंच को डॉज किया था, ना ही वो अपनी जगह से हिला था, क्योंकि हेक्टर को उसका पंच का इफेक्ट कुछ नहीं हुआ था। रे भी इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। हेक्टर रे को पकड़ने के लिए आता है, वो भी काफी ज्यादा तेजी से, लेकिन रे उसे डॉज कर लेता है। रे काफी ज्यादा पीछे भाग जाता है और हेक्टर भी बोलता है तुम काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन रे जो अपने मन ही मन में बोलता है कि मैं उसके लेवल पर तो बिल्कुल नहीं हूँ। हेक्टर लगातार रे पर वार करते जा रहा था, लेकिन रे उसके हर एक वार को
डॉज करते जा रहा था और अगर हेक्टर का एक भी वार लगता है तो रे काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकता है। रे बोलता है कि उसकी जो ग्रिप्स है मुझे उस पर ही हमला करना होगा। रे अपने हाथ में अपने मैजिक को जमा करता है और उसकी चेस्ट पर दे मारता है, जिससे वो थोड़ा हेक्टर जो था वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और इतने में जो रे था उसे वहां से भागने का एक मौका मिल जाता है। हम उन्हीं हेक्टर के उन सभी लोगों को देखते हैं जो रे को ढूंढ रहे थे, क्योंकि रे तो वहां से भाग गया था और छिप गया था। रे एक घर के पीछे छिपा हुआ था। वो सारे लोग रे को ढूंढने पर तुले हुए थे, लेकिन रे उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। रे उस घर से भी निकल जाता है और जंगल की ओर आ जाता है। रे बोलता है कि मुझे हेक्टर के वेयरहाउस को मैंने लूट लिया है। अगर उन लोगों के हाथ में पकड़ा जाता हूँ तो वो लोग मुझे जरूर मार देंगे। अब मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। रे को पेल और उसके सारे ग्रुप की याद सताती है। रे काफी ज्यादा थक जाता है और उनसे बोलता है कि मैं तुम लोगों को कर्जा जरूर चुका दूंगा, लेकिन एक जो बंदा होता है वो रे को ढूंढ लेता है और जैसा ही वो चिल्लाता है उसकी आवाज सुनकर उसके साथी वहां पर आ जाते हैं, जो रे के पीछे पड़ जाते हैं और रे को वो लोग जो थे वो एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ से रे निकल नहीं सकता था। वो लोग रे से बोलते हैं कि यहाँ आओ बच्चे, तुमने जो भी हमारा सामान चुराया है वो हमें वापस लौटा दो। रे बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा और रे अपने हाथ में काफी ज्यादा जो फायर थी ना उसे जमा करता है और एक बंदा जो रे पर अटैक कर देता है। रे उसके हाथ को पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से उस पर पंच कर देता है, लेकिन रे ने जिस हाथ में अपने माना को कंज्यूम किया था उस हाथ से अटैक तो बिल्कुल नहीं किया था और वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके एक हाथ में एक फायर जैसा माना था और दूसरे हाथ में एक लाइटनिंग जैसा माना। वो बंदा बोलता है कि जो रे है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो अपने लाइटनिंग माना से उसके मुंह पर एक अटैक रख कर देता है, जिससे वो बंदा वहीं बेहोश हो जाता है। रे मन ही मन में सोचता है कि इसका कोई भी एंड नहीं है, मुझे किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा और मुझे मैजिक का भी इस्तेमाल करना होगा। और भी ज्यादा लोग वहाँ पे आते जा रहे थे और रे जो होता है एक डस्टबिन के बॉक्स को देखता है और उसी में छिप जाता है। रे के हाथ में एक टैगर भी होता है जो कि वो अपने सुरक्षा के लिए रखे होता है। रे बोलता है कि मुझे आज रात यहीं पर गुजारनी होगी, ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से भागते हुआ पेल के घर पर जाता हूँ तो वो बच्चे भी मेरी वजह से खतरे में पड़ जाएंगे। और बारिश जो है वो भी रुक चुकी है और रे की वहीं पर नींद लग जाती है और हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। रे की आंखें भी खुल जाती हैं। रे उस डस्टबिन के डिब्बे से बाहर आ जाता है। रे को लग रहा था कि सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन तभी एक बंदा आता है जो रे से बोलता है कि मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। और रे जब इस बंदे की चेस्ट पर देखता है तो वो काफी रेड फायर को और थोड़ी ब्लैक फ्लेम को भी देखता है और इसका मतलब काफी नफरत और काफी गुस्से का है। रे अपने मन ही मन में बोलता है कि मैं बता सकता हूँ कि ये काफी ज्यादा गुस्से वाला एक वेसल है और मैं अब भी पूरी तरह से ठीक तो बिल्कुल नहीं हुआ हूँ। और वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और वो रे की ओर बढ़ जाता है। रे पर वो जैसे ही अटैक करता है रे उसे आसानी से डॉज नहीं कर पाता और रे के जो थोड़े वाल थे वो भी उससे कट जाते हैं, क्योंकि रे ने अपना बैलेंस खो दिया था। उसका डैगर रे के काफी ज्यादा पास आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि रे के मुंह पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ था, क्योंकि वहां पर एक बंदा आ जाता है जिसने उस पर गोली चला दी थी और वो वहीं पर मारा जाता है। वो बंदा वहां आकर बोलता है ये काफी खतरनाक हो सकता था। रे वो अपने सिगरेट को जलाता है और रे से कहता है ये काफी गंदी जगह है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हम इस बंदे को देखते हैं जो कि ब्लैक हेयर्ड नील्स और 7th स्ट्रीट का एक बॉस होता है। रे नील से बोलता है मैंने तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बुलाया था और तुम यहाँ तो बिल्कुल भी कभी नहीं आते हो, तो आज कैसे आ गए। नील्स बोलता है मैंने सुना है कि हेक्टर ने पावर्स गवा दी है, लेकिन क्या तुम्हें वो हेक्टर मिला। रे बोलता है कि हाँ वो मुझे मिला था। रे उसका शुक्रिया अदा करता है। नील्स बोलता है कि तुम्हें तारीफ करने की जरूरत नहीं है। रे बोलता है नील्स जैसे लोगों से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इसके जैसे लोग। और नील्स की जब वो चेस्ट पर देखता है तो मैं एक इमेज को लगा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ही रंगों के नाम पता है, मुझे इतने ज्यादा कलर्स का नाम बिल्कुल भी नहीं आते हैं, इसलिए तुम इसके चेस्ट का जो कलर है वो से तुम खुद ही देख लो। रे अपनी बात को कंटिन्यू करता है और बोलता है जिन लोगों की इमोशन का कोई अंत नहीं होता उनका कुछ ऐसा ही कलर होता है। नेल्स बोलता है कि इस वक्त तुम मरने जा रहे थे, तुम उसे छू भी नहीं पा रहे थे। रे बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं वैसे ही भूख से मारा जाता। नेल्स बोलता है वैसे भी मुझे तुम्हें तो बचाने के लिए आना ही था, मैंने पिछली बार
मैं नदी से बाहर आ गया था क्योंकि तुमने मुझे बचा लिया था, तुमने मेरी मदद की थी। तो अब तुम्हारा जो कर्ज है वो मैंने उतार दिया है। रे बोलता है कि तुमने मुझे वो कर्ज जो मैंने तुम पर चढ़ाया था वो तुमने उतार दिया। और रे हमें 1 साल बाद का पास्ट बताता है जब रे ने नील्स को नदी से बहते हुए निकाला था, क्योंकि जब उसे 46th बेस सेंटर का से उसे एक धोखा मिला था जिससे वो काफी इंजर्ड होकर नदी से बहता हुआ आ रहा था और रे ने उसे बचा लिया था। और नील्स ने ही रे को फाइटिंग की ट्रेनिंग दी है और नील्स ने ही उसे इस कहने का मतलब इस वर्ल्ड के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि वो एक सेक्टर का एक बॉस जो ठहरा। हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। रे नील्स से पूछता है क्या मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता हूँ। नील्स सोचता है कि ये बच्चा सेफ भी रह पाएगा अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाता है। नील्स काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और रे से बोलता है क्या तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। रे बोलता है क्या तुम मैजिक के बारे में जानते हो। नील्स बताता है बैंगो ये काफी सच है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं देखा, तुम बिना किसी लाइट के भी लाइट जला रहे थे, मैंने वो देख लिया था। रे बोलता है मुझे बताओ क्या तुम मैजिक के बारे में जानते हो। नील्स बोलता है कुछ चीजें मैंने पिछले ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं शामिल था तब मैंने वहां से सुनी थी। हवा में काफी ज्यादा माना है और इसी से मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है और मुट्ठी भर ही लोग इस माना का पता लगा पाते हैं। रे बोलता है तो कलर्स के बारे में क्या है तुम्हारा ख्याल। नील्स बोलता है कलर मैं इसके बारे में नहीं जानता और ना ही मैं उन्हें देख सकता हूँ। रे बोलता है तो क्या मैं ही हूँ वो जो इन सबको देख सकता है और क्या तुम कुछ भूल नहीं गए। नील्स बोलता है अब क्या तुम पिटना चाहते हो। नील्स रे पर हमला करता है लेकिन वो उसके हमले से काफी आसानी से बच जाता है। दोनों फिर से शांत हो जाते हैं। रे उससे फिर से पूछता है तुमने मेरी रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया। नील्स साफ मना कर देता है। रे बोलता है अचानक से तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। नील्स बताता है कि तुम्हें उस नदी के ऊपर जाना चाहिए, अगर तुम नदी के ऊपर जाते हो तो तुम एक अलग ही सेक्टर पर पहुंच जाओगे, तुम शायद इस दुनिया की सभी झंझटों से बाहर निकल सको और एक बेहतर जिंदगी जी सको, तुम इस कचरे सी दुनिया से बाहर निकल जाओ और मैंने तुम में वो एबिलिटी देखी है जिससे तुम ये सब कुछ हासिल कर पाओगे, तुम्हें अपनी इस एबिलिटी को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। क्या तुमने इस सेक्टर को कभी छोड़ने के बारे में सोचा है। 50th बे सेक्टर को। ये तो क्या तुमने मेरी कार नहीं देखी थी जब मैं यहाँ पर आया था। रे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे उन बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। नील्स बोलता है उसके बारे में चिंता मत करो, मैं एक अनाथालय के बारे में सोच रहा था कि मैं एक अनाथालय खोल लूं, जो सड़क पर जो बच्चे घूमते हैं मैं उन्हीं को उन अनाथालय में रहने दूंगा। नील्स बोलता है इसका रंग जो है वो काफी पतला हो रहा है, ये शायद सच कह रहा है और इसने हमेशा से ही इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा पीस बनाई रखी है। रे नील्स से बोलता है कि प्लीज तुम काफी ज्यादा केयरफुल रहना। हेक्टर को देखकर लगता है कि वो एक वॉर की तैयारी कर रहा है, मैंने ट्रक्स में काफी ज्यादा हथियार लोड करते हुए उन लोगों को देखा था। रे बोलता है नील्स बोलता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, वो किसी भी स्ट्रगल में लाइव राउंड का इस्तेमाल जरूर करेंगे और उन लोगों ने वॉर की घोषणा भी बहुत पहले कर दी है। रे बोलता है अगर तुम वॉर हार जाते हो तो यहाँ के जो सभी लोग हैं वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्या तुम इस बात से अनजान नहीं हो। नील्स बोलता है कि लगता है कि बहुत सारे लोगों पर मुसीबत भी आएगी और ऐसा बर्ताव करना बंद करो जैसे कि तुम बूढ़े हो गए हो और मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, तुम जानते हो ना कि मेरी शादी भी नहीं हुई है। रे बोलता है कि तुम पहले से ही बूढ़े हो चुके हो और नील्स रे पर फिर से वार करता है, लेकिन जो नील्स का ड्राइवर होता है वो गाड़ी लेकर वहां जाता है और कहता है बॉस हमें चलना चाहिए। उसका जो ड्राइवर था उसके लिए गेट भी खोल देता है। नील्स जाते हुए बोलता है कि यहाँ पर एक वॉर जोन हो रहा है, तुम्हें अपने ठिकाने का पता लगाकर वहां पहुंच जाओ। और जो नील्स होता है वो रे को कुछ देता है जो कि कुछ हीलिंग्स होता है, क्योंकि उसके कान में चोट लगी है। जब वो फर्स्ट टाइम वेयरहाउस में उसकी फाइट हुई थी तो उसके कान में एक छोटा सा खरोच आ गया था। नील्स बोलता है कि इसे पहन लो। हमारा सीन जो होता है वो 17 स्ट्रीट नियर सेंट्रल स्क्वायर की ओर आता है, जहाँ पर वो जेस्पिन को पाता है। जेस्पिन कहता है रे, और जेस्पिन के साइड में एक ग्रैनी भी बैठी होती है। जेस्पिन अपनी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है तुम कल वापस क्यों नहीं आए और तुम इतने गंदे क्यों दिख रहे हो, क्या तुमने फिर से फाइट की है। रे बोलता है कि नहीं, मैं बस गिर गया था और जेस्पिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। रे उसके चेस्ट पर कलर को देखते हुए बोलता है कि ये एक अकेला आदमी है जिसमें इस तरह से इमोशन देखे हैं मैंने खुद के लिए, तुम इसे ले जाओ और पेल को ये सब कुछ बता देना। रे जो भी सामान वेयरहाउस से लाया हुआ था वो जेस्पिन को दे देता है और उसे वहां से घर के लिए भेज देता है। रे उसी ग्रैनी से बोलता है जिसका नाम वाइलो होता है और कहता है वाइलो क्या तुमने जेस्पिन को कुछ बताया है। वो ग्रैनी वाइला बोलती है कि मैं सिर्फ उसके सेंसेस को बता रही थी और हमें पता चलता है कि ये जो ग्रैनी है वो
अंधी हैं, ये देख नहीं सकती। रे बोलता है बच्चों को इस बारे में मत बताया कीजिए, वो आदत से मजबूर हैं, जो आप उन्हें नहीं करने के लिए कहेंगी वो बच्चे वही करेंगे। वायला बोलती है बच्चे तो इसी तरह से होते हैं। रे बोलता है कि इसके इमोशन कैसे हैं, मैं पर्पल माना का इसमें महसूस कर पा रहा हूँ, मैंने ये वियोलो के अलावा कभी भी नहीं देखा है। और क्या तुम दूसरी सड़क पर नहीं जाना चाहती, यहाँ पे जल्दी वॉर शुरू होने वाली है। वायला बोलती है ये बच्चा भी ना। और हम अगली सुबह देखते हैं रे जो होता है वो नेल्स के पास आता है, जहाँ पर वो वहाँ उसके दुकान वाले बंदे से, जो कि नेल्स का एक साथी है, वो बोलता है कि अरे रे, रोन मुझे बता रहा था कि तुमने उसकी डिलीवरी पर ध्यान नहीं दिया। और रे बोलता है कि क्या तुम्हें रोन बता रहा था, वो मुझे लूटना चाहता था इसलिए मैंने उसके दोनों पैर तोड़ दिए, अब मैं इसे खाली करने जा रहा हूँ। यहाँ अगर कोई वॉर शुरू होता है तो यहाँ कोई कस्टमर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इस बंदे की एक यहाँ स्टोर है। और वो बंदा बोलता है कि अगर मैं अपना स्टोर छोड़ दूंगा तो मैं भला जाऊंगा भी तो कहाँ, और वॉर तो नहीं हो सकता। रे बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। वो बंदा बोलता है कि हेक्टर और नेल्स इस बारे में अंदर बात कर रहे हैं, अगर चीजें सही रहती हैं तो वॉर नहीं होगा। और हम उन 3 लड़कों को देखते हैं और उनमें से एक हेक्टर भी होता है, जिसके साथ रे की फाइट हुई थी। और ये एक्टिव सेक्टर का बॉस था जो बीचों बीच खड़ा है। वो बॉस बोलता है कि ये बच्चे, क्या तुम यहाँ काम कर रहे हो, तुम अडल्ट के बीच में रहते हो और तुम काफी अच्छी मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। वो उसे कुछ पैसे भी दे देता है और कहता है कि अपना इलाज करा लेना, क्योंकि हेक्टर ने इसे कान पर जब चोट दी थी ये उसके लिए इसे पे कर रहा है। वो बोलता है कि चलो तो फिर यहाँ से चलते हैं बॉयज। और जिस हेक्टर से उसकी फाइट हुई थी वो हेक्टर रे के कान पर देखता है और रे ने वही बैंडेज लगा रखी है जो नेल्स ने रे को दी थी। उसके बाजू से गुजरता है और रे जो होता है अपना टोपा लगा लेता है, कहने का मतलब अपने जो हुडी में टोपा होता है ना, ये ठीक उसी तरह है। और उसका बॉस हेक्टर से बोलता है कि तुम क्या करोगे अब, और वो हेक्टर बोलता है कि मैं भी जाऊंगा सर। और वो फाइनली कर वहां से चले जाते हैं। रे अपने आप से बोलता है कि उसने मेरे घाव को पहचान लिया और क्या वो इसे ऐसा ही जाने देना चाहता है। और वो जो स्टोर का वो वाला बंदा होता है वो बोलता है कि नेल्स क्या हुआ। नेल्स बाहर आता है। नेल्स बोलता है कि बातचीत काम में नहीं आई, वॉर तो होगा। स्टोर वाला बंदा नेल्स पूछता है नेल्स मुझे बताओ कि उसने क्या कहा, और क्या भी जो तुमने कहा है क्या वो सच भी है। नेल्स बोलता है कि हम उनकी जो शर्तें हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये कभी भी नहीं चाहेगी कि रिजल्ट ज्यादा खराब आए। वो स्टोर वाला बंदा बोलता है गलती ये तुम्हारी नहीं है तो तुम अपने आप को दोष देना बंद करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं अपनी स्टोर को कुछ दिनों नहीं खोल पाऊंगा। इस बंदे को भाई अपने स्टोर की पड़ा हुआ है। और रे जो नेल्स होता है रे से कहता है रे जल्दी से इस जगह को छोड़ दो। और रे जो होता है वहां से निकल जाता है और चलते हुए जा रहा था। वो अपने आप से कहता है कि अगर वॉर होता है तो काफी कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा खाना इकट्ठा करना होगा। तभी एक जो गाड़ी होती है वो रे के सामने से गुजरती है, और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि हेक्टर की ही होती है। रे अपने आप से बोलता है क्या मैंने अभी हेक्टर को देखा, लगता तो मुझे यही है। रे अब सोचता है कि मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। रे बहुत ज्यादा है 18 पे स्ट्रीट हेक्टर के ग्रुप की ओर, जहाँ पर जो उनका बॉस होता है, जो एक्टर का बॉस है, वो कहता है हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। और वहाँ पर एक जो मेज था वो आ गया था, इसका नाम अता पता हमें कुछ नहीं बताया दिया जाता। रे से देखकर बोलता है कि ये आदमी कुछ गड़बड़ है, इसकी चेस्ट में से मुझे ब्लू जो माना है मुझे वो महसूस होता है, मैंने ऐसा माना पहले कभी नोटिस नहीं किया। और इसके आसपास की जो रिंग्स हैं वो क्या है, इसकी उन रिंग्स में काफी ज्यादा अमाउंट में माना भरा पड़ा है, जैसे कि ये उन्हीं रिंगों का यूज करता है ताकि अपने माना को ये बचा सके। ये आदमी काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे इस आदमी के बारे में नेल्स को रिपोर्ट करनी होगी। रे जो होता है नेल्स के ग्रुप की ओर आ जाता है, कहने का मतलब है कि जो नेल्स का ग्रुप है वो 7th स्ट्रीट नेल्स का ही ग्रुप है। जो रे होता है उस बंदे से पूछता है कि नेल्स कहाँ पर है, और वो बंदा रे को देखता है और बोलता है रे तुम यहाँ पर कैसे आ गए। रे बोलता है कि गेट ओपन था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, और मुझे बताओ कि नेल्स किधर है। वो बंदा बोलता है कि बॉस तैयारी करने के लिए बाहर गए हैं, अभी ये जगह काफी खतरनाक है, तुम यहाँ से चले जाओ। रे बोलता है कि मुझे नेल्स चाहिए, मुझे उसे कुछ बताना है, मुझे उस बंदे के बारे में बताना है, वो आदमी काफी ज्यादा खतरनाक है। और हम पेल की ग्रुप की ओर आ जाते हैं जहाँ पर सारे बच्चे सो जाते हैं और पेल और रे आपस में बातें कर रहे थे। रे बोलता है कि युद्ध जो है
वो अब शुरू होने वाला है। इसमें लगभग एक हफ्ता बीत जाएगा। पेल बोलता है, तुमको क्या लगता है, क्या नेल्स जीत पाएगा? रे बोलता है, मुझे नहीं पता। दोनों ग्रुप्स काफी ज्यादा डेंजरस हैं, लेकिन नेल्स बच्चों की सुरक्षा करना चाहता है और उसी के अपोजिट जो हेक्टर्स लोग हैं, अगर वॉर होता है और वो लोग वॉर को जीत जाते हैं तो वो सड़क के सभी बच्चों को अपना गुलाम बना लेंगे। पेल बोलता है, क्या ये पहले ही अब शुरू हो चुका है? तभी उनको एक अचानक से एक डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। पेल बोलता है कि क्या हुआ? मैंने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। रे बोलता है कि काफी कुछ अजीब हुआ है और हमारा जो सीन होता है वो 7th स्टेज की ओर आ जाता है। नील्स का जो ग्रुप था वो लगातार हमले किए जा रहा था एक गोलेम पर, लेकिन उस गोलेम का कुछ भी नहीं होता और वो गोलेम अपने ब्लू माना से एक अटैक करता है जिससे उसका एक साथी वहीं पर मारा जाता है और वो दूसरा बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे भी वहीं पर जान से मार देता है। तभी वो मेज वहां पर आ जाता है जो उस गोलेम से कहता है कि काफी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, तुमने काफी अच्छा किया, यहाँ तुमने सब कुछ साफ कर दिया है। और हम रे की ओर आते हैं जहाँ पर पेल रे से बोलता है कि आखिरकार अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। रे बोलता है कि पेल नहीं, तुम्हें यही रुकना होगा। तभी जेस्पिन जाग जाता है और बाहर आता है और बोलता है कि तुम लोग अब तक जाग रहे हो? पेल जेस्पिन से कहता है, सॉरी मैंने तुमको जगा दिया, अंदर जाओ और वापस सोने का ट्राई करो। जेस्पिन अंदर चला जाता है और पेल बोलता है, तो फिर ठीक है रे, मैं यहाँ इन बच्चों के साथ रुकूंगा, मैं इन्हें अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी से वापस आ जाना ये देखकर कि क्या हो रहा है। रे बोलता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और रे जैसे ही नेल्स के ग्रुप की ओर जाता है, वहाँ की सभी बिल्डिंग्स में आग लगी थी और सभी साथी मारे पड़े हुए थे। उनमें से एक बंदा जिंदा होता है जिससे रे बोलता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था? वो बंदा जिंदा तो होता है लेकिन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। नेल्स बोलता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ क्या हुआ? वो बंदा बोलता है कि वो कमीने गोलेम्स को लेकर आए थे और उस आदमी ने यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया, हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ से भाग जाओ रे। और इतने वर्ड्स पूरे होते ही वो बंदा मर जाता है। रे जो होता है उसकी आंखें बंद करता है और अपना डैगर उठा लेता है। रे बोलता है कि नेल्स का जो ग्रुप है वो बुरी तरह से हार गया है और हम सेम टाइम पर ब्रिज के नीचे आते हैं जहाँ पर रे का ग्रुप, कहने का मतलब है पेल और वो सभी बच्चे रहते हैं, उन सभी बच्चों को खत्म कर दिया था उसी गोलेम ने। और जो पेल था उसके बाहों में जेस्पिन होता है जो कि मर चुका था, सिवाय पेल ही जिंदा बचा था। पेल पर वो गोलेम अटैक कर देता है और पेल अब भी कह रहा था कि रे तुम वापस मत आना। जो रे होता है वो थोड़े आगे और जाता है जहाँ पर सभी नेल्स के ग्रुप की जो लाशें थी वो पड़ी हुई थी। रे अपने आप से कहता है कि मुझे कहीं नेल्स की जो लाश है वो नहीं दिखी, इसका मतलब ये है कि वो अब भी जिंदा है। तभी पीछे से एक काफी बड़ा धमाका होता है। रे उस धमाके की ओर भागता है और ये धमाका ब्रिज के नीचे हुआ था और पेल जो था वो भी मारा जाता है। रे वहां जाकर देखता है कि पेल मारा जा चुका है। रे पागल हो जाता है और काफी गुस्सा हो जाता है जिससे वो उस गोलम पर अटैक कर देता है। गोलम के पीछे से उसने अटैक तो किया था लेकिन गोलम इतना कमजोर भी नहीं था। गोलम उसके मुंह पर, पेट पर काफी बड़ा पंच कर देता है जिससे वो टकरा जाता है उसी ब्रिज से और ब्रिज में भी दरार आ जाती है। रे बोलता है कि तुमने उन सभी को मार दिया और रे को थोड़ी पास्ट मेमोरी याद आने लगती है जब वो सारे बच्चे रे से बोल रहे थे, बिग ब्रदर रे यहाँ पर जल्दी आइए। और एक जो लेडी होती है और एक छोटी बच्ची वो भी रे से बोलती है, ब्रदर रे तुम वापस आ गए। वो छोटी बच्ची भी यही कहती है और रे वहाँ पर अकेला खड़ा हुआ था। पेल रे से बोलता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ वापस आओ रे। और तभी रे की आँख खुल जाती है और वो देखता है कि सभी बच्चों की जो लाश है वो ब्रिज के नीचे पड़ी हुई है। लेरिन, गॉर्डन, लिया, मेल्स, जोसेफिन और पेल वो सभी बच्चे मारे जा चुके थे। रे दर्द से काफी ज्यादा चीख रहा था और वो गोलेम रे पर वार करने ही जा रहा था। रे जो अपने मन ही मन में बोल रहा था कि इसकी आवाज मैंने सुनी थी बैटलफील्ड में, मैंने ये आवाज काफी बार सुनी है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो गोलेम ही है जिसने इन सभी को यहाँ पर मारा है, इन अंडरपास के बच्चों को और नेल्स के आदमियों को और गली के सभी लोगों को, उन सभी को इस गोलेम ने खत्म कर दिया।
रे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रे बोलता है कि मैं तुम सभी का बदला जरूर लूंगा। गोलम ने अपना वार भी तैयार कर लिया था, लेकिन रे हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी एक गाड़ी आती है जो उस गोलम को टक्कर मारती है और गोलम काफी ज्यादा दूर जा गिरता है और उस गाड़ी से नील्स बाहर आता है। नील्स चिल्लाते हुए बोलता है, रे क्या तुम ठीक हो? नील्स जल्दी से भाग कर जाता है रे की ओर और रे से बोलता है, लगता है कि तुम्हारी कई हड्डियां टूट गई है, लेकिन तुम्हें जिंदा देखकर मेरी जान में जान आई। और नील्स जो रे होता है बोलता है, नील्स वो सभी बच्चे। और नील्स देखता है कि वो अंडरपास के सभी बच्चे मारे गए। नील्स, आई एम सॉरी रे, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं उस वादे को निभा नहीं सका, मुझे माफ कर दो। रे बोलता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। और नील्स रे को रोते हुए गले लगा लेता है। रे नील से बोलता है कुछ टाइम बाद कि तुमने अनाथालय के बारे में कुछ कहा था, उन्हें उसके बारे में क्या हुआ? नील्स बोलता है, वो सभी लोग भी मारे गए। मुझे उन हैक्टर्स के उन कमीनों से ये नहीं पता था कि वो लोग एक हाई लेवल के एक मैच को यहाँ पे बुला लेंगे आपसे फाइट करवाने के लिए। रे बोलता है, तो अब तुम क्या करोगे? नील्स बोलता है कि हमें सड़क पर लौटना होगा और बाकी सभी लोगों की तलाश करनी होगी इससे पहले कि हैक्टर्स उन्हें ले जाएं। लेकिन ये सब कुछ हो पाता उससे पहले ही वो गोलेम पीछे से नील्स पर वार कर देता है, जिससे नील की बिल्कुल बीचों बीच एक होल हो जाता है और रे सिर्फ चलाते हुए रह जाता है कि नील्स और रे कुछ नहीं कर पाता। नील्स कहता है कि डैम इट, और वो रे की बाहों में आ गिरता है और नील्स की मौत उसी वक्त हो जाती है क्योंकि उसके बीचों बीच एक होल हो चुका है। रे बोलता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, और उसके दिल में एक अचानक सी आग लग जाती है। उसे नील्स की वो सभी यादें आने लगती है कि नील्स के साथ उसने कैसे ट्रेन किया और कैसे कुछ खुशी के पल बिताए, और उसके दिल में पूरी आग लग चुकी थी। रे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। की जगह काली हो चुकी थी और ब्लड की बारिश होने लगती है। रे नील्स को पुकारता है, लेकिन नील्स कोई जवाब नहीं देता। रे को लगता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है। रे इस सपने से जागना चाहता था। वो काफी जोरों से चीख भी रहा था। गोलम उसकी ओर वार करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। रे भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। दोनों की पावर्स का एक काफी बड़ा क्लैश होता है, लेकिन इस बार जो रे की पावर थी वो पहले से काफी ज्यादा अलग थी। इस बार वो उन इमोशंस में काफी ज्यादा बह चुका था। रे की जो पावर्स थी वो इतनी ज्यादा अमाउंट में थी कि उस गोलम की पावर को चीर कर उस गोलम पर एक काफी बड़ा वार हो जाता है। गोलम के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ की जो जगह थी वो भी उड़ गई थी जहाँ पे वार हुआ था। नील्स को रे जगाने की कोशिश कर रहा था कि जागो नील्स, तुम अभी इस वक्त मर नहीं सकते। नील्स फाइनली आंखें तो खोल लेता है और बोलता है कि मुझे हिलाना बंद कर कमीने, मुझे पहले ही काफी दर्द हो रहा है। मुझे तो ये पता था कि मुझे पीसफुल डेथ कभी नहीं मिलेगी, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन भी हो गया। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो बहुत कुछ पहले से ही खोता आ रहा है, इसलिए मैंने पहले काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है और इस वर्ल्ड में काफी बड़ी चीजों को बदलते हुए देखा है। मैं अपनी उम्र के आसपास भी नहीं था ये जानने के लिए। रे बोलता है, रुको मैं तुम्हारी कार लेकर आता हूँ, हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे पहले की तरह। नील्स बोलता है, तुम शायद इस जगह को छोड़ दो रे और एक बेहतर जिंदगी की तलाश करो। हमेशा मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह माना है, तो अपने बड़े भाई की बात को मानो। उस नदी के ऊपर जाओ और तुम्हें इस जगह से छुटकारा मिल जाएगा। नील्स जो होता है वो रे के हाथों में अपनी गाड़ी की एक चाबी देता है और नील्स वहीं अपना दम तोड़ देता है। रे काफी जोरों से चीख रहा था, उसके इमोशन उस पर हावी हो रहे थे। और कुछ देर बाद जब रे को होश आ जाता है तो रे सोचता है कि ये सिर्फ एक सपना था, ना कि एक हकीकत। लेकिन जब वो याद करता है कि उन अंडरपास के बच्चों को और नील्स पर हुए उस हमले को, वो इमोशन वो काफी ज्यादा अलग रे ने महसूस किए थे। और जैसे ही वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है तो एक काफी बड़ी जो फ्लेम होती है वो उसे अपेयर कर पाता है। पहले के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा अमाउंट में थी। अब रे को समझ आ जाता है कि वो जितना ज्यादा गुस्सा होगा उसकी जो फ्लेम है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। रे अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि मेरी फीलिंग्स मेरी ही ताकत है, और जितना ज्यादा मेरे को गुस्सा आता है और मैं अपने इमोशन पर अपना संतुलन खो देता है तो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और रे जो होता है उन अंडरपास के बच्चों को और नील्स को सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है, अब मुझे रिवेंज लेने
करने की जरूरत है और अब चाहे नतीजे कोई भी हो, बुरे हो या फिर अच्छे, हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है 7th स्ट्रीट सेंट्रल स्क्वायर की ओर, जहाँ पर कुछ लोगों पर अत्याचार कर रहे थे और जो नॉर्मल से लोग थे वो बोलते हैं हेक्टर का जो ग्रुप है वो हार गया, अब इसलिए हमारी जिंदगी काफी डिफिकल्ट होने वाली है। उसका दूसरा साथी बोलता है अपनी आवाज को थोड़ा नीचे रख, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो वो तुझे जान से मार देंगे। और वो जो हेक्टर का बॉस था, 7th हेक्टर का बॉस, वो वहां पर अपने टीममेटों के साथ आया हुआ था। वो अपने टीममेटों से बोलता है कि वो नेल्स का कमीना क्या मारा गया, और रे ने फाइनली उस हेक्टर के बॉस को ढूंढ लिया था। लेकिन पीछे से कोई आता और बोलते ही बच्चे जरा एक सेकंड के तुम मेरी बात सुनोगे। रे बिना कुछ सोचे समझे उस पर वार कर देता है, जिससे जो उसका टी शर्ट का एक कॉलर होता है ना, वहां पर कट लगता है और छोटा सा उसके गर्दन पर भी। रे काफी ज्यादा पीछे आ जाता है और रे उसे देखकर बोलता है कि हेफ्री, ये तो हेफ्री है, ये हेक्टर के ग्रुप को ये भी मारना चाहता था। रे उस पर काफी ज्यादा स्लैसेस मारता है, जो स्लैसेस जो थी वो इतनी गहरी नहीं थी कि हेफ्री मर सके। हेफ्री बोलता है कि इस बच्चे की जो पहले के कंपैरिजन में मूवमेंट वो काफी तेज हो चुकी है और ये पहले के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग हो चुका है। तो अब जो रे होता है वो हेफ्री के चेस्ट पर अपने डैगर को घोंप देता है, लेकिन जो हेफ्री था वो रे को वहीं पर पकड़ लेता है और उसका हाथ मोड़कर उससे नीचे गिरा देता है। हेफ्री रे से बोलता है तुम अपने इस घटिया से बदले को लेने पर तुले हुए हो, ये जानते हुए कि तुम्हारा अपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रांग है और तुम सिर्फ अब 7th स्ट्रीट के सिर्फ एक घोस्ट बन चुके हो। रे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। रे और हेफ्री दोनों शांत हो जाते हैं। हेफ्री बोलता है तुम्हें मैं काफी लंबे टाइम से देख रहा हूँ, तुम मुझे शायद पसंद तो नहीं करते होगे। रे हमें बताता है कि ये हेफ्री ज्यादातर शांत ही रहता है और ये बिना किसी संकोच के किसी भी आदमी को खत्म करने की हिम्मत रखता है, लेकिन इसके एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा है कि ये मुझे धोखा जरूर देगा। रे पूछता है कि क्या बात है, क्या तुम मुझे अब बताओगे भी? हेफ्री बोलता है 15 सेक्टर को छोड़ दो। रे पूछता है मुझे इसका तुम कारण बताओगे? हेफ्री बताता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ब्रदर को ढूंढो, मेरा ब्रदर जिसे हेक्टर ने उस मेजस को बेच दिया है। जो हेफ्री है ना, उस हेफ्री का जो 7th एक्टियर का बॉस है, उस बॉस ने जो वो डीमन मेज है उसे बेच दिया है और हेक्टर ने कहा है कि 10 साल तक अगर मैं उससे बिना कोई सवाल किए उसकी बात मानूंगा तो वो मेरा जो ब्रदर है वो मुझे उसके बारे में बताएगा और मेरा ब्रदर लगभग तुम्हारी ही एज का होगा। रे बोलता है तो तुम मुझसे ये रिक्वेस्ट लेकर आए हो और मैं अगर इस रिक्वेस्ट को ना मानूं तो क्या होगा? हेफ्री बोलता है मुझे पता है कि तुम मैजिक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मुझे उस वेराउस की फाइट के बाद पूरा यकीन हो गया है। अगर तुम अब भी थोड़ा सा मैजिक यूज कर सकते हो तो तुम तब भी उस मेज को नहीं हरा पाओगे। वो हमेशा से ही एक काफी ज्यादा खतरनाक मेज रहा है, तुम उसे अभी इस टाइम तो बिल्कुल नहीं हरा सकते। जो रे होता है उसके चेस्ट पर उसके कॉलर को देखता है और कहता है ये जो कलर है वो काफी ज्यादा डार्क और ब्लू है और ये डर से कांप रहा है। हेक्टर बोलता है कि वो मेज असल में एक डीमन मेज है और अगर कोई मेंबर उसके खिलाफ जाने की हिम्मत भी करेगा तो वो उसे बर्फ से पूरा फ्रीज कर देगा। और एक बार तो एक बंदे ने उससे जुबान लड़ाई थी तो उस बंदे को दोस्त ने खोलते हुए पानी में उसका मुंह डाल दिया था। वो जो मेज है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग के साथ काफी ज्यादा क्रूअल है। अभी के लिए इस जगह को छोड़ दो और बदला लेना है अगर तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। रे भी इस बात को समझ जाता है कि हेफ्री बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे और ज्यादा मैजिक सीखने की जरूरत होगी और मुझे इसके बारे में पहले जानना होगा। और दूसरी ओर मेरा जो अपोनेंट है वो मैजिक में काफी ज्यादा स्पेशलिस्ट है, अगर चीजें सामने आई तो मेरे बचने का और जीतने का मौका नहीं होगा। हेफ्री बोलता है मैंने सुना है कि मेज सिटी जो इस नदी के ऊपर है, लोग कहते हैं कि अगर तुम उस जगह पहुंच जाओगे तो तुम मैजिक सीखने में और ज्यादा कामयाब हो सकते हो। मैंने ये पैसा अपनी पूरी जिंदगी भर काम करके बचाया है, अगर मेरे भाई के बारे में तुम्हें कुछ भी पता चले तो एक चिट्ठी मुझे भेज देना। रे बोलता है तुम मुझे ये सब कुछ पैसा क्यों सौंप रहे हो, अगर मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका तो? हेफ्री बोलता है मैं जानता हूँ तुम अपने वादे को नहीं तोड़ोगे और इसके बावजूद तुमने उसे देखा है, नेल्स काफी ज्यादा स्किल्ड था, वो तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता था, तो तुम उसका बदला जरूर करोगे, तो तुम उसका बदला जरूर लोगे, मुझे यकीन है। और यहाँ पे और मेंबर जल्दी ही आ जाएंगे, इसलिए यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। रे बोलता है मेरे पास एक शर्त है, क्या तुम उन अंडरपास और नेल्स की लाश का ख्याल रख लोगे? तभी मैं तुम्हारे ब्रदर को ढूंढूंगा। हेफ्री बोलता है ठीक है,
रे वहां से चला जाता है और बोलता है मैं वापस जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना है फ्री। वो वहां से निकल जाता है और कहता है अरे वेवला, और ग्रैंडमा वेवला के पास आता है और बोलता है वेवला मेरे पास एक सवाल है, क्या तुम इसका जल्दी से जवाब दोगी? वेवला बोलती है अरे रे ठीक है पूछो, क्या पूछना चाहते हो? रे पूछता है क्या रेनबो की कहानी वो सच है? अगर मुझे रेनबो मिला तो क्या मैं उससे एक विश जान पाऊंगा? और हमारा थोड़ा सीन पास्ट में आता है जब जेस्पिन और रे आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। जेस्पिन कहता है कि ब्रदर क्या तुमने स्काई में रेनबो के बारे में सुना है? रे बोलता है अब ये रेनबो क्या है? जेस्पिन बताता है वो काफी लंबा, रंगीन, जेड और बारिश के टाइम दिखाई देता है। वो काफी खूबसूरत, रंगीन होता है और अगर तुम उसे देखते हो और अगर रेनबो जमीन को छू रहा है तो वो तुम्हारी एक विश पूरी करेगा और ये दिखने में काफी कूल रहता है। रे बोलता है तो मुझे लगता है कि मुझे उसे पीटने की जरूरत होगी। जेस्पिन बोलता है ब्रदर मेरी बात को सीरियस तरीके से सुनो। रे बोलता है ठीक है मैं कल उसकी देखभाल कर लूंगा, और इसका मतलब है कि ये कल उसे रेनबो को पीटने जाएगा। और जो जेस्पिन होता है वो उसे थोड़ा ना ऐसा ही पंचेस करने लगता है। हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। वेओला बोलती है रेनबो असल में मौजूद है और वो तुम्हारी विश को पूरा कर सकता है या नहीं ये नहीं पता। रे बोलता है कि इसके चेस्ट को देखकर लग रहा है, मतलब कि चेस्ट पर कलर देकर कि हमेशा से ही पर्पल कलर है, और ये झूठ नहीं बोल रही है लेकिन ये बिना किसी बेसिस के ये कह रही है। हमारा सीन फिर से थोड़ा पास्ट पर आता है जब रे और हैफ्री की बात चल रही थी। हैफ्री बोलता है मैं अब सोच रहा हूँ तो मैं उससे शायद ढूंढ सकता हूँ, और क्या वो एक तुमने भी रेनबो कहा था। हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। रे अपने आप से बोलता है कि मुझे रेनबो की तलाश करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि रेनबो अब भी मौजूद होगा। रे वेओला से बोलता है अगर मुझे रेनबो मिल जाता है तो क्या मैं मरे हुए लोगों को जिंदा कर पाऊंगा? वेओला बोलती है कौन जानता है, शायद तुम्हारी एक विश पूरी भी हो सके, लेकिन किसी को नहीं पता कि रेनबो कहाँ है। वो काफी आसमान में दूर दिखाई देता है। रे बोलता है तुम्हारा शुक्रिया वेओला, और वैसे भी तुमने मुझे ये पता कर काफी अच्छा किया। और हम सेक्टर 50 और 23rd स्ट्रीट पर आते हैं। रे वहीं पर आ जाता है। रे बोलता है कि नील्स के पेपर के हिसाब से ये जगह वही है। रे को तभी एक गाड़ी दिखती है जो कि नेल्स ने वहां पर रखी है, और ये नेल्स की ये गाड़ी है क्योंकि नेल्स ने जब नेल्स जिंदा था तो उसने पहले ही इंतजाम कर लिया था, क्योंकि नेल्स ने रे से पहले ही कहा था अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहो तो मैंने सब कुछ तैयार कर रखा है। रे वहां पर जाता है और उस गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला ही तभी एक बंदा आता है और बोलता है तुम हो कौन? तुम तो बिल्कुल नेल्स की तरह दिखते हो। क्या ये तुम्हें कार लाने का कोई ऑर्डर मिला है? और मुझे बताओ कि नेल्स कहाँ है। और ये वही उस सेवेंथ हेक्टर का एक बॉस का एक मेंबर है। रे बोलता है लगता है कि हेक्टर ने से भेजा होगा, मैं वक्त की बर्बाद नहीं कर सकता। वो गेट को खोलता है और झट से गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वो बंदा उस गेट को पकड़ लेता है और उस गेट को बंद नहीं करने देता। रे बोलता है कि अब तुम मुझे परेशानी करना पैदा करोगे। रे तभी मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस पर बिल्कुल एक गन की तरह शूट करता है, जिससे वो बंदा वही नीचे गिर जाता है। रे अपने गेट को लगाता है और गाड़ी से बाहर निकल जाता है, और फाइनली वो सेक्टर 50 से बाहर निकल जा चुका था। और अब यहाँ से शुरू होगी रे की एक नई जिंदगी। होता है वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और काफी ज्यादा सिटीज को पार करने के बाद वो एक जगह रुकता है जहाँ पर अपनी डिग्गी को खोलता है और उसमें देखता है कि कुछ खाने का सामान और पानी की बोतल रखी हुई है। रे बोलता है काफी कुछ तैयार कर रखा गया है और हम अगले जगह कुछ दिनों नहीं पहुंचने वाले हैं, इसलिए मुझे ये सामान काफी ज्यादा अच्छे से रखना होगा। रात हो जाती है और रे आग जलाकर बैठ जाता है, और अगले सेक्टर में आने के बाद मुझे मैजिक के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन जमा करनी होगी, और क्या वो मुझे पता भी होगा। और रे तभी कंसंट्रेट करता है और मेडिटेशन में बैठ जाता है। रे को महसूस होता है कि उसके पास दो टाइप के माना है। जो पहला माना है वो काफी रेड है और जिसका वो यूज किसी स्पेशल तैयारी के बिना कर सकता है, और दूसरा जो माना है जिसका रंग उसके साथ जुड़ने
की जरूरत होती है। कहने का मतलब है कि जो रेड माना है उसके साथ कंबाइन करने की जरूरत होती है, इसलिए मैं इन मानास को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। लेकिन कुछ इमोशन चैनल में कुछ माना को मैं ज्यादा आसानी से बता सकता हूँ। रे उसी पल को याद कर रहा था जब अंडरपास के बच्चों और नील्स को खत्म कर दिया गया था, ताकि रे को और ज्यादा गुस्सा आ सके, जिससे वो अपनी माना पावर को और अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके। लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाता है। रे बोलता है, अगर मैं इमोशन को इकट्ठा करता हूँ तो ये जो माना है वो फैल जाता है, और अब मुझे इन दोनों को कॉम्बिनेशन करने की जरूरत है। रे उन दोनों को कॉम्बिनेशन करने का ट्राई भी करता है, लेकिन उसमें वो फेल हो जाता है। रे बोलता है कि माना इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं होगा। माना को कॉम्बाइन करने के लिए एक नाजुक ट्राई की जरूरत होगी, इसलिए मुझे पहले तो मेंटल स्टेट से बाहर निकलना होगा और एक काफी बड़ा सौदा करना होगा। लेकिन बदले में ऐसे कॉम्बाइन जो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो चलो अब मुझे फाइनली कॉम्बाइन करने का एक मौका तो मिलेगा, और ये पहले जरूरी नहीं था, लेकिन अब चीजें अलग हो रही है। हम रे की आंखों में देखते हैं और कॉम्बाइन के वो दोनों रंग हमें दिख रहे थे। रे बोलता है कि अब मेरे पास ऐसा करने का एक रीजन है। सुबह हो जाती है, वो अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाता है। एक जगह रुकता है जहाँ पर वो कुछ पानी की बोतल को पीता है, और चलते चलते उसे रात हो जाती है। वो गाड़ी के ऊपर फिर से माना कंबाइन करने की कोशिश करता है। लगातार काफी ट्रेनिंग करने के बाद वो रुक जाता है। और क्या मैं माना को और ज्यादा जल्दी नहीं खींच सकता हूँ? अगर मैं अपने वेसल को मानता हूँ और जरूरत पड़ने पर मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मुझे पूरा ये जो मेथड है उसे प्रोसेस करना होगा। मुझे उसे उसी रिंग में तब्दील करना होगा जिस तरह से मैंने उस मेज के बारी में देखा था। और एक बार जब मैं सेक्टर 49 तक पहुंच जाऊंगा तो मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। हमारा सीन जो होता है वो सेक्टर 50 और 70 स्ट्रीट नियर द ब्रिज पर आता है, जहाँ पर वो सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वहीं पर मैं जाता है जो वो उस बंदे से पूछता है कि क्या रिपोर्ट है, और वो बंदा बोलता है, सॉरी सर, हम थोड़ी देर और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन हम गोलम का पता नहीं लगा पाए। और वो जो बंदा मेज होता है वो उस बंदे के हाथ पर अपनी छड़ी को रखता है और बोलता है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो मुझे समझ नहीं सकते। और वो उसे पूरी तरह से पहले तो उसके हाथ को फ्रीज करता है, बाद में उसकी पूरी बॉडी को फ्रीज कर देता है और उसे नीचे धक्का दे देता है, जिससे उसके जो पैर वगैरह थे वो टूट जाते हैं। और जो वो मेज था वो दूसरे बंदे के साथ आगे बढ़ता है, जहाँ पर रे और उस गोलम की फाइट हुई थी। वो बंदा उसे यही सब कुछ बता रहा था, और उस बंदे को एक गोलम का एक टुकड़ा भी मिलता है जो वो मेज को दे देता है। मेज अपने मन ही मन में बोल रहा था कि या तो हवा में भी माना फैली हुई है, क्या यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेज आया था और क्या उसी ने उस गोलम को खत्म किया। यहाँ से माना की जो लाइटनिंग है वो फैली हुई मुझे दिख रही है। और वो मेज बोलता है कि अरे तुम, और वो बंदा वहाँ पे आ जाता है। मेज बोलता है, क्या यहाँ कोई रहता था पहले? वो बंदा बोलता है कि हाँ सर, सड़क के बच्चे अक्सर यहाँ पर रहते थे। ये जो एरिया है ये अनाथों से भरा हुआ है, शायद वो बच्चे वॉर से बचने के लिए यहाँ पर आ गए होंगे। मेज सोचता है कि एक अनाथ बच्चा जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, वो पागलों की तरह हंस रहा था और बोलता है कि इन सड़कों में एक अनाथ जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, करोड़ों लोग में से एक बच्चा पैदा होता है जब वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पर है। ये इम्पॉसिबल है। लगता है कि मैं यहाँ आया हूँ जिस गोलम के लिए, वो गोलम खत्म हो चुका है। हमारा सीन जो होता है वो रे पर आ जाता है, और वो मेज अब भी बोल रहा था कि एक ऐसा जीनियस होता है जो दुनिया की हर एक दीवार को तोड़कर आगे बढ़ता है। वो सब कुछ देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा है। यही एक मैच की जिंदगी होती है। और हमारा सीन जो था वो रीअपेयर्ड इट सेक्टर 49 पर। थोड़े पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर नेल्स और रे एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। नेल्स रे से बोलता है, रे तुम्हारा बर्थ डेट क्या है? और 42 जो जगह है वो इस सेक्टर से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है। वहाँ पर काफी कुछ गड़बड़ है। अगर सच कहूँ तो वहाँ काफी कुछ डिफरेंट है। इस जगह से तो वो काफी ज्यादा बड़ा है, और वो है 15 सेक्टर। वहाँ पर काफी ज्यादा बिल्डिंगे हैं और आसपास काफी ज्यादा सड़कें हैं जहाँ पे काफी ज्यादा लोग रहते हैं। और इस जगह से तुम जितने ज्यादा ऊपर चले जाओगे उतने ही ज्यादा तुम्हें बदलाव नजर आएंगे। और हम देखते हैं कि जो रे था वो 29 सेक्टर पे पहुंच जाता है, और रे वहाँ जाकर काफी ज्यादा लोगों को देखता है, और रे पाता है
कि यहाँ पे कोई भी गोलम नहीं है और रे 15 सेक्टर में आ चुका था। आपस में लोग बातें भी कर रहे थे कि आज हम खाने का पे कैसे करेंगे और आज मुझे शराब भी तो पीनी है। रे 36 स्ट्रीट को देखकर कहता है कि 15 सेक्टर में कम से कम 2 बार सड़कों पर मुझे एक बार नजर मार लेनी चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी और स्पेशल तरीके से मुझे सर्कल वेसल का भी तो इस्तेमाल करना होगा, तभी तो मैं अपना रिवेंज ले पाऊंगा। मुझे वेसल और कलर्स को मैजिक में ही देखना होगा और मुझे यहाँ पे जीने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। मेरे पास पैसा नहीं है और हेफरी ने मुझे जो पैसा दिया है उसमें काफी कम वक्त बीत पाएगा। और हम देखते हैं कि वो एक बुक स्टोर के सामने पहुंच जाता है और वो उस बुक स्टोर का नाम वेरोनिका बुक स्टोर था। रे उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो एक किसी आदमी का नाम लग रहा है। तभी हम फिर से पास्ट में आते हैं जहाँ पर नेल्स उसे पढ़ा रहा था और बोल रहा था कि देखो इसे तुम बिग ब्रदर का हो। कहने का मतलब है कि नेल्स को रे बिग ब्रदर का है और रे जो होता है वो अपना मुंह मोड़ लेता है। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। रे बोलता है कि मैंने पहले इसे कभी बिल्कुल नहीं देखा है। रे उसके अंदर जाता है और बोलता है मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत तो है ही। और ऊपर से एक लेडी चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम वही थे जिसने मेरी विंडो पर पत्थर फेंका था और तुम फिर से मेरी बुक्स चुराने के लिए आ गए? यहाँ से चले जाओ वरना बहुत मारूंगी। और वो लेडी का नाम तो हमें इस वक्त नहीं बताया जाता, लेकिन रे काफी शांत रहता है और बोलता है बुक्स स्टोर तो इन चीजों को कहा जाता है क्योंकि रे ने आज तक बुक्स भी नहीं देखी है। और वो लेडी अब भी बोल रही थी कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। और रे जैसे ही उसकी चेस्ट को देखता है, चेस्ट में कलर को देखता है, अरे कलर मतलब वेसल वाले कलर को देखता है भाई। और रे बोलता है कि ये काफी ज्यादा इसमें कलर्स मौजूद है, इसमें एक्साइटमेंट है और येलो कलर मौजूद है, जॉय कलर मौजूद है, नेवी, डार्क ग्रीन और ऐसे काफी ज्यादा कलर्स मौजूद हैं। रे भी हैरान रह जाता है कि मैंने एक बार में ही कितने ज्यादा कलर देख लिए। मैं ऐसे इमोशन को बिल्कुल महसूस नहीं करना चाहता। वो लेडी उसे भाग जाने के लिए बोल रही थी और रे जो होता है वहां से निकल भी जाता है, वो भी बिना कुछ बोले। रे वहां से चलते हुए जा रहा था, तभी वो रास्ते में 3 लड़कों को नोटिस करता है और रे बोलता है कि मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। मुझे इसकी उम्मीद है कि कोई अजनबी इनके रास्ते से गुजरेगा तो ये जरूर उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदली हैं, कुछ चीजें बिल्कुल 50 सेक्टर से अलग नहीं है। हम देखते हैं रे अपनी गाड़ी पे आ जाता है और सोने की कोशिश करता है। बोलता है कि मैं काफी सड़कों पर चला लेकिन मुझे मैजिक का कोई भी अता पता नहीं मिला। मुझे काफी कल जो एरियाज हैं उनकी भी आगे जांच करनी होगी। तभी हम उन्हीं 3 बंदों को देखते हैं और एक के हाथ में तो बेसबॉल होता है। रे को महसूस हो जाता है कि ये लोग आ गए हैं, लेकिन वो 3 नहीं बल्कि 4 लोग थे। उसकी गाड़ी के पास आ जाते हैं। एक बंदा दूसरे बंदे से बोलता है क्या हमें उसे मारना है? दूसरा बंदा बोलता है नहीं, हमें उसे नीचे ले जाना होगा और हमें उसके कार का की भी चाहिए होगा और उसके पास जितना ज्यादा खाना होगा हमें वो सब चाहिए होगा। और हम देखते हैं कि रे खिड़की से, कहने का मतलब है अपने कांच को बंद खोलता है और एक बंदे पर उसके बिल्कुल मुंह पर ही रे एक रॉड रख कर देता है जिसके हाथ में बेसबॉल था। वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। दूसरे बंदे के चेस्ट पर एक पंच और उसके मुंह पर बच देता है जिससे वो भी नीचे गिर जाता है। और तीसरा बंदा बचता है जो रे पर अटैक करता है, लेकिन रे उसकी रॉड को पकड़ लेता है और रे उन लोगों को काफी ज्यादा पीटता है जिससे उनका जो मुंह था वो सूज जाता है। रे बोलता है कि तुम लोगों का कब्जा कितनी सड़कों पर है, मुझे जवाब दो नहीं तो जान से मार दूंगा। मैं कुछ तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम लोगों ने अब तक कितने सड़कों पर टेक ओवर किया है? और एक बंदे के बिल्कुल बाजू से वो रॉड को ऐसे ही थोड़ा मारता है, लेकिन उस बंदे को नहीं मारता। लेकिन वो बंदा बोलता है कि हमने सिर्फ 3 सड़कों पर ही टेक ओवर किया है, 23 और 25 सॉरी। और जब रे होता है उसके जब चेस्ट पर वेसल को देखता है तो बोलता है बेचैनी, चिंता और डर, ये झूठ बोल रहा है। तभी वो उसे काफी ज्यादा मारता है और वो एक दूसरे बंदे से बोलता है कि तुम मुझे बताओ। वो बंदा बोलता है कि हम आपको सब कुछ बता देंगे। हमने टोटल 14 सड़कों पर कब्जा किया है और हमारे पास 52 मेंबर्स हैं अभी टोटल में तो। और हमारा जो लीडर है उसका नाम क्रेडिक है और वही जो है वो इस फैक्ट्री को चलाता है। रे बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था ये उससे काफी बड़ा निकला है। बच्चे अपना सिर उठाओ। वो अपना सिर उठा लेता है। रे उससे उसका नाम पूछता है। वो बच्चा अपना नाम नेसू बताता है। रे बोलता है कि अच्छा देखो नेसू, मैं तुम्हारे लीडर से मिलना चाहता हूँ। वो बंदा बोलता है, रे बोलता है कि तुम अपने लीडर का जो सिलेक्शन है वो कैसे करते हो? नेसू बोलता है कि फाइट करके। रे अब भी बोलता है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि एक पीछे जो बंदा था वो आ जाता है जो रे पर वार करता है। लेकिन रे अब भी बोलता है मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और रे उसके
एक चेस्ट पर और उसके बिल्कुल मुंह पर एक काफी जोरदार पंच करता है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड आने लगता है। वो उसके बालों को पकड़ता है और अब भी बोलता है कि मैं सब कुछ देख रहा था। रे जो था उन लोगों को छोड़कर सड़क की ओर आ जाता है, जहाँ पर रे अपने आप से बोल रहा था कि सेक्टर 49 के जो लोग हैं वो मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैंने सुना है कि बुक पर इन मैजिक की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिखी जाती है और सभी तरह के मैजिक होते हैं। और तभी कोई बंदा आता है जो बोलता है कि वो तुम ही हो ना, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? हम यहाँ पर कोई फाइट सीन नहीं चाहते हैं। रे बोलता है क्या तुम उन्हीं बच्चों के साथ हो जो कल रात मुझे ढूंढते हुए आए थे? वो बंदा बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने कल रात एंथनी हॉर्न और मेलरन को आधा मार दिया है और इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर ढूंढते हुए आए हैं। तो इसका यही मतलब हुआ कि बॉस ने तुम्हें पसंद किया है और तुम्हारा फाइटिंग सीन्स जो है वो काफी अच्छा है। और उन लोगों के बॉस ने उन्हें एक लेटर दिया था और लेकिन उन लोगों को पढ़ना नहीं आ रहा था। वो बोल रहे थे कि इस पर लिखा क्या है। रे उनसे उस लेटर को छीन लेता है। रे बोलता है कि बेवकूफ हो, ये मुझे दिखाओ। वो बोलते हैं क्या ये पढ़ना भी जानता है? हमारे यहाँ तो बॉस के अलावा कोई सब पढ़ भी नहीं सकता। और उस पर उस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था कि तुम मुझे कॉल करो, कोई भी जो भूखा है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। रे बोलता है कि तो इसे कागज कहा जाता है और रे अब उनसे भी यही पूछता है कि तुम लोग अपने लीडर को कैसे चुनते हो? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम अपने ग्रुप्स में लीडर को कैसे चुनते हो, बताओगे भी? वो बंदा बोलता है कि हाँ, फाइटिंग से जो सबसे स्ट्रांग होता है वही हमारा लीडर बनता है। रे बोलता है चलो तो फिर चलते हैं। वो बंदा बोलता है कि कहाँ? रे बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हारे लीडर से मिलने। हम क्रेडिट ग्रुप बेस पर आ जाते हैं जहाँ पर उनकी वही फैक्ट्री थी। वो बंदा बताता है कि हमारा बॉस अंदर है। रे जैसा ही एंटर करता है काफी ज्यादा लोगों के बीच एक कुर्सी पर क्रेडिट बैठा हुआ था। क्रेडिट कहता है कि हाय, मेरा नाम क्रेडिट है। रे अपना नाम बताता है और रे उसके हाथ में एक रिंग को देखता है। रे बोलता है कि कई बार ऐसा हुआ है जब माना कबाड़ में से मिला हो, लेकिन मैंने पहले कभी इस तरह की माना की कोई चीज नहीं देखी। वो बंदा बोलता है कि बैठ जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक गेस्ट की तरह इनवाइट किया है, ना कि कोई एनिमी। रे सोचता है और बोलता है कि यहाँ का मार्केट को मैं देख रहा हूँ, ये मेरी उम्र के आसपास ही है, लेकिन ये लीडरशिप में काफी स्किल्ड है। क्रेडिट बोलता है कि मैं तुमको भी पसंद करता हूँ। तुम उस आदमी को देख रहे हो ना जिससे तुम्हें स्टील मिला था, और तुम कहाँ से हो? मैंने सुना कि तुम्हारे पास एक कार भी है। रे बोलता है कि मैं सेक्टर 50 से हूँ। और सारे लोग आपस में बोलने लगते हैं कि हमने सेक्टर 50 के बारे में कभी नहीं सुना, ये झूठ बोल रहा है, वो काफी दूर है, तो ये यहाँ पर कैसे आया? इसे ये तो हमारा दुश्मन है। तभी क्रेग सभी लोगों को शांत करता है और बोलता है कि अगर ये सच है तो तुम काफी अनबीटेबल हो, और क्या तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के काबिल हो? हम एक रियल ऑर्गेनाइजेशन है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता हूँ, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मार्क रेड है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेक्टर 55 में काफी सुपर फेमस है, और 26 मेंबर होने के बाद हमारी रैंक में तुम शामिल हो सकते हो। तो क्या ख्याल है, इस कारण से तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाओ, तुम्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, खाना मिलेगा। अरे बोलता है कि ये काफी दिलचस्प कहानी लग रही है, लेकिन मैं किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता। क्रेग बोलता है बिल्कुल एक समझदारी भरा फैसला, तुम हमारी फैमिली में शामिल अगर हो जाते हो तो। रेव बोलता है मैं किसी ऐसे इंसान के साथ हाथ नहीं मिलाता जो मुझसे कमजोर हो, और क्रेग एक ही से बात को सुनकर खिसक जाती है। वो बोलता है कि तुम सीधा क्यों नहीं बोलते कि तुम मुझे कमजोर मानते हो? शांत होता है। रे से बोलता है कि तुम सिर्फ ये कहना चाहते हो कि मैं तुमसे कमजोर हूँ। रे इसका जवाब देता है कि वापस सेक्टर में हमने फैसला किया था कि हमारा लीडर कौन होगा, और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तभी क्रेग का एक बंदा भड़क जाता है क्रेग की बेइज्जती सुनकर। तभी जो क्रेग होता है उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और जैसा ही क्रेग ने उसकी गर्दन को पकड़ा था, उसकी जो अंगूठी से जो माना था वो काफी अमाउंट में रिलीज हो रहा था, और रे इस मैजिक को काफी अच्छे से देख रहा था। रे इसे देखकर बोलता है ये मैजिक का इस्तेमाल करता है बिना कोई सोचे समझे, क्या ये कोई अलग तरह का माना है? रे उसके पास खड़े बंदे से पूछता है अब ये कब खत्म होगा? वो बंदा बोलता है अब ये कभी खत्म नहीं होगा, तुमने ऐसा किया ही है। रे बोलता है मुझे लगता है कि मैं उसकी रिंग को तोड़ सकता हूँ। और जो क्रेग होता है उसके बंदे को छोड़ देता है, बोलता है कि सॉरी मैं थोड़ा इमोशन में बह गया था, अब हमें हमारी बात को जारी रखना चाहिए जहाँ से हमने हमारी बात को छोड़ा था। तो तुम कह रहे थे मुझसे कि मैं कम
कमजोर हो, तो चलो क्यों ना एक टेस्ट कर लेते हैं। रे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम काफी कमजोर हो मुझसे। और इतने मुझे क्लिक होता है, मुरे के साइड से एक जो कुर्सी होती है जिस पर वो बैठा हुआ था वो फेंक कर मारता है और काफी ज्यादा गुस्से से बड़बड़ाने लगता है। उसके जो सारे टीममेट होते हैं उन सब की फट जाती है। रे बोलता है कि जो इसकी रिंग है ना वो इसके फीलिंग्स को कंट्रोल करती है और मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि बिना कोई सोचे समझे मूवमेंट करता है और तभी इसका जो रिंग का माना है उसे काट दिया जाता है। और मैं ये भी नहीं जानता कि इस रिंग के साथ हो क्या रहा है। क्रिक शांत होता है और बोलता है कि तो फिर ठीक है रे, हम इसका फैसला कर ही लेंगे। रे बोलता है कि तो चलो फिर एक लीडर की पोजीशन के लिए फाइट करते हैं क्रिक। अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा। क्रिक बोलता है कि ठीक है, मुझे इसमें सिर्फ एक हफ्ता लगेगा। मैं अच्छी तरह और अच्छे टाइम पर लड़ना चाहता हूँ जिससे सारे लोग हमारी फाइट को देख सके, जैसे कि अदर गैंग मेंबर और मेरी जो सारी गैंग है ना वो भी देखे कि तुम में और मुझ में क्या आखिरकार डिफरेंट है। रे बोलता है कि तुमको ये रिंग कहाँ से मिली और क्रिक बताता है अगर तुम मुझे डिफीट कर देते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये रिंग मुझे कहाँ से मिली है। हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है। रे इसी बात को लेकर परेशान था कि क्रिक को वो रिंग कहाँ से मिली। तभी रे पर एक पत्थर से अटैक होता है। रे उस पत्थर को पकड़ लेता है। तभी एक गैंग वहां पर आ जाती है और वो बंदा बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर घूमने की परमिशन किसने दी। और एक और गैंग वहां पर आ जाती है और वो दूसरा गैंग मेंबर बोलता है कि तुम्हें यहाँ से पर ऐसे ही नहीं घूमना चाहिए, ये हमारा इलाका है। जो पहला मेंबर होता है बोलता है कि इसके बारे में सोचो मत, तुम हमारी इलाके में घूम रहे हो तो चुप रहो। रे बोलता है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ। और रे उन्हें काफी कुत्ते की तरह पीटता है। अब रे सोचता है कि फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे मेरी जो फाइट है ना वो तो हो ही जाती है, इसलिए मुझे केके को भी डिफीट करना होगा। हालांकि जो क्रेडिट का है ना वो बिना कुछ सोचे समझे अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रेडिट की जो गैंग है उसने ना ही तो मेरा फॉलो किया और ना ही मुझ पर हमला किया, क्योंकि मैं इस सिटी में एक अजनबी हूँ और मैं कई सारे ग्रुप्स पर एक दुश्मन की निगाहों से देखा भी जा सकता हूँ। इसलिए मुझे अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना होगा और मुझे अब मैजिक की आदत भी डाल लेनी चाहिए। एक जो बंदा होता है जो दूसरा गैंग मेंबर था वो अपने हैमर से रे पर वार करने वाला था, लेकिन रे ने उसे अपने मैजिक से डिफीट कर दिया था। और जैसे जैसे रे ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रहा था वैसे वैसे उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफी अच्छी हो रही थी और उसकी पावर भी इंक्रीज हो रही थी। और रे अब फैसला करता है कि जो फाइटिंग से ही उसे एक्सपीरियंस मिलेगा और वो अपनी माना में काफी ज्यादा सुधार कर पाएगा। रे एक गली में देखकर बोलता है कि तुम कब तक मुझे छुप कर देखते रहोगे, क्या तुम बाहर नहीं आओगे। और वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो बोलता है कि मैं तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन को देख सकता हूँ, क्या तुम एक हंटर हो। मैंने सही कहा। रे उसे देखकर बोलता है क्या तुम इन्हीं के एक साथी हो, तुम्हें अकेले घूमने में कोई दिक्कत नहीं है तो तुम लड़ भी सकते होगे, तो अपना चश्मा उतार बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तेरा चश्मा टूट जाए। और वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसकी फट जाती है और बोलता है कि अरे भाई नहीं, मैं यहाँ पर कोई फाइट करने तो बिल्कुल नहीं आया हूँ। लगता है कि तुम थोड़े कंफ्यूज हो गए हो, शांत हो जाओ, मैं कोई फाइटर वगैरह नहीं हूँ और वैसे भी तुम मेरी बॉडी हेल्थ को देख ही सकते हो, मैं कोई फाइटर तो वगैरह बिल्कुल नहीं हूँ। रे उससे बोलता है कि तो फिर तो क्या तुम कोई बिजनेस का प्रपोजल लेकर मेरे आए हो। और वो बंदा अपना नाम फिलिप बताता है और बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। फिलिप और रे एक गली से गुजरते हुए फिलिप बोलता है कि हमें यहाँ से जाना है और ईस्टर्न ग्रेव डंप में वो लोग अभी फिलहाल तो थे ही। फिलिप अपनी बात को कंटिन्यू करता है और बोलता है तुम्हारे बारे में मैंने काफी अफवाहें सुनी है, तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ तुम लोगों को काफी ज्यादा पीटते हो। रे सोचता है कि शायद लगता है कि मैंने उन लोगों को काफी ज्यादा पीट दिया था, उन लोगों को पीटने के बाद मैं काफी ज्यादा फेमस हो चुका हूँ और रे जो है वो इस सिटी में हंटर के नाम से फेमस हुआ है। और रे ने जब क्रेडिट के पहले मेंबर्स को पीटा था ना, जब वो लोग रे को लूटने के लिए आए थे, ये तब की बात हो रही है। और फिलिप जो होता है एक बिल्डिंग के पास आ जाता है और वहाँ का दरवाजा खोलता है तो वहाँ कई सारे लोग मौजूद होते हैं और रे बोलता है कि यहाँ काफी ज्यादा लोग हैं। फिलिप बताता है कि तुम्हारा वेलकम है, क्योंकि ये फिलिप का ही एक होटल होता है जिसका ओनर फिलिप ही है। फिलिप रे से बोलता है लगता है कि यहाँ पर सिर्फ 100 लोग हैं और अगर बारीकी से देखूं तो यहाँ पर 186 लोग हैं जो मेरे क्रू में है। रे बोलता है कि यहाँ सब कुछ आम है। फिलिप बोलता है तुम्हें इसका एहसास हो गया। रे बोलता है कि लगता है कि किसी भी और ग्रुप में शामिल होना काफी मुश्किल है और यहाँ पर तुमने काफी ज्यादा बिल्ड किया है। फिलिप बोलता है तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी आंखें काफी तेज हैं और हमारे पास सेक्टर 49 की काफी ज्यादा चीजें हैं खरीदने के लिए। रे बोलता है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अडल्ट मारे भी जाते हैं। फिलिप बोलता है कि ये सिर्फ कोई फाइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है और इसका जो रीजन है वो थेरसा टन का काम करने
करने वाले हैं और यहाँ बच्चों को भी काम पर रख लिया जाता है, जो अडल्ट भी नहीं होते हैं उन बच्चों को भी काम पर रख लिया जाता है। सड़कों पर घूमने वाले काफी ज्यादा लोग, इसलिए ग्रुप्स के जोड़े पर काम रखने का हमारा एक, इसे तुम इस तरह से समझ सकते हो कि जो फिलिप है वो सड़कों पर रहने वाली जो गैंग है उनसे कांटेक्ट बनाए रखता है और उन गैंग को ये पे करता है ताकि कोई इसके खिलाफ जा ना सके, और अगर जाए तो जिसको ये पे करता है वो लोगों से आसानी से संभाल लें। इसका सीधा मतलब यही है। फिर बोलता है क्योंकि मैं एक ब्रोकर हूँ और मैं चीजों को काफी अच्छी ख्यालों से देखकर और पढ़ता हूँ और तुमने काफी ज्यादा दिमाग इसके बारे में लगाया है। ये दुनिया ऐसा ही चलती है क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तभी एक बंदा भग कर आता है और बोलता है कि फिलिप बोलता है कि जोनाथन रेस्तारा, तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? जोनाथन बोलता है काफी अच्छी तरह से मैं काम कर रहा हूँ और ये लो तुम्हारा आज के महीने का रेंट। फिलिप बोलता है कि मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। जोनाथन उसे थैंक्स कहकर वहां से चला जाता है। फिलिप अपनी डायरी में जोनाथन का जो रेंट था उसे कंफर्म कर रहा था और बोलता है रे से कि मुझे माफ करना, मुझे इसे तुरंत नोट करना होगा। रे उसकी डायरी को देखता है तो बोलता है कि ये किसी हॉस्टल की एक मैनेजर का नोटबुक है, मुझे एक्साइटेड लग रहा है, क्या मैं इसे एक नजर देख सकता हूँ? और रे जैसे ही उस डायरी को खोलता है उस पर रे का एक अजीब सा स्केच बना हुआ था और वहाँ पर उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स लिखी हुई थी। रे बोलता है कि तुमने मेरे बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन की है और फिलिप हैरान रह जाता है कि रे से पढ़ सकता है। फिलिप माफी मांगता है और बोलता है कि मैं लोगों के बारे में ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करता हूँ। रे बोलता है ठीक है, तुमने ऐसा किया तो ठीक ही है और इतना ज्यादा तुम मेरे से माफी मत मांगो, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। रे बोलता है ठीक है। फिलिप बोलता है ठीक है सॉरी। और वो दोनों, उन दोनों के जो फिलिप का जो कमरा है ना जहाँ पर उसके सारे पैसे वगैरह रखे होते हैं वहाँ पर दो बॉडीगार्ड पहले ही मौजूद होते हैं। वो पूछते हैं फिलिप से कि ये बंदा कौन है और क्या हम इसे अंदर जाने दे सकते हैं या नहीं। फिलिप बोलता है कि हाँ ये मेरा दोस्त वगैरह है और वो लोग अब अंदर आ जाती है। फिलिप अंदर आकर बोलता है कि ये जगह को मैं खुद यूज करता हूँ और ये एक तरह से मेरा घर ही समझो। रे बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जब पहले तुम्हें देखा, तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे तुम एक कॉमन मैन लगे थे। फिलिप बोलता है कॉमन मैन? हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं बिजनेस के मामले में काफी ज्यादा अच्छी बारीकी से ध्यान देता हूँ। मैं हमेशा सही पैसे कमाना चाहता था, लेकिन तुम जैसे ही क्रेडिट को खो देते हो तुम्हारे पास एक वक्त होगा जहाँ पर तुम्हारी काफी कठिनाई से गुजरेगा। रे बोलता है कि वो मेरी उम्र के आसपास बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन इसका जो बिजनेस करने का तरीका है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और रे ये सब कुछ अपने मन में बोल रहा था और रे अब फिलिप से पूछता है तुम्हारे लिए मेरे लिए क्या एक प्रपोजल था, मुझे बताओ। और फिलिप बोलता है कि तू ये थोड़ा डरावना है लेकिन मुझे अपने प्रॉफिट के लिए ये करना ही होगा। फिलिप बोलता है कि तुम मेरे पास एक जीनियस प्रपोजल है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक बिजनेस पार्टनर बन जाओ और एक बार जब तुम क्रेडिट को पीटते हो और उस गैंग के लीडर बन जाते हो। अब रे सोच रहा था कि इसके कंपैरिजन में, क्योंकि अदर लोगों के कंपैरिजन में जो फिलिप का जो माना है ना, जो उसकी चेस्ट के अंदर उसे कलर को देखता है, जो कि इमोशन को देखता है, तो वो ब्लैक काफी कम अमाउंट में होता है। रे बोलता है कि ये मुझसे काफी डर गया था लेकिन अब ये काफी कॉन्फिडेंस से मेरे से बात कर रहा है। रे उससे पूछता है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो क्या? और फिलिप बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे विनिंग के ज्यादा चांस हैं। रे पूछता है कि ऐसा क्यों? फिलिप बोलता है क्योंकि मैं एक हांच हूँ, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं लोगों को देखकर उन्हें काफी अच्छी बारीकी से समझता हूँ। अगर मैं किसी आदमी के बर्ताव आदतों को बारीकी से देखूं तो मैं उनके बारे में 100% सही गैस कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए तुम लोगों से बात करते हो, तुम उनकी आंखों की बजाय उनकी चेस्ट पर देखना पसंद करते हो। ये क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उनके चेहरे पर नहीं देखते हो। और वैसे भी चलो हम हमारे मेन पॉइंट पर आते हैं। मेरे लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि तुम उनसे नजरें नहीं मिलाते। और रे थोड़े अब गुस्से से पूछता है मेरी आदतों पर तुमने किन किन बातों पर ध्यान दिया है, मुझे जल्दी से बताओ। फिलिप बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम हमेशा से ही एक कोने के चारों ओर अपने दाहिने पैर के साथ अपना जो पैर है वो आगे बढ़ाते हो। ये चलने के बारे में बात कर रहा है इसलिए क्योंकि तुम अपने दुश्मन से सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो और तुम एक राइट हैंडेड हो। इसके अलावा जब तुम फाइट करते हो, और रे सोचता है ये मेरे बारे में काफी कुछ जानता है, मेरी स्पेशलिस्ट के बारे में शायद इसे पता नहीं है, लेकिन ये लोगों को जब देखता है तो उन्हें काफी बारीकी से जानता है। ये काफी कोल्ड है और ये अभी गुस्से में तो नहीं लग रहा। मुझे अपनी इमोशन को महसूस और काफी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और ज्यादा केयरफुली मुझे रहना होगा। ये एक तरह का एक वहम लगता है और ऐसा इमोशन जो लगातार बढ़ रहा है। फिलिप बोलता है कि क्रेग को लड़ते वक्त अपनी फीलिंग्स में फंसने की आदत है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने अपोनेंट को रीड नहीं करता
और ना ही उसे कैलकुलेट करता है। मेरा मानना यह है कि तुम्हारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। रे बोलता है कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिलिप बोलता है कि भले ही ये तुम अभी समझे नहीं होगे, लेकिन क्या मेरा तुमने ऑफर को एक्सेप्ट किया? रे बोलता है कि तुम समझाने में कामयाब रहे, तो ये बस इसे हल्के में मत लेना। फिलिप बोलता है ठीक है, कम से कम मैंने ये कर तो दिया। रे बोलता है लेकिन इसके बाद ये करने के बाद मेरे पास एक कंडीशन है। फिलिप बोलता है वो क्या है? रे बोलता है कि फिलिप तुम्हारे तो यहाँ काफी ज्यादा कनेक्शन होंगे ना, इसलिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या तुम मुझे बुला कर दे सकते हो? दिन बाद का सीन हमें दिखाई दिया जाता है, जहाँ एक बंदा रे की गाड़ी को रिपेयर कर रहा था। वो बंदा बोलता है क्या सचमुच तुम 15 सेक्टर से हो? तुम्हारी कार की सिचुएशन को देखकर मानना पड़ेगा कि तुम रेगिस्तान पार कर कर यहाँ पर आए हो, और देखकर ऐसा लगता है कि फिलिप ने तुम्हें सचमुच पसंद किया है। फिलिप ने मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्किल्ड था। क्या तुम मुझे वो पास कर सकते हो? जरा 6 mm का मुझे नट पास करना। रे होता है वो अपने मैजिक से वो सारे नट और जो पाना था उसके साइड रख देता है, और बंदा जैसा ही देखता है कि उसके साइड में वो नट रखे हुए हैं, बोलते हैं अरे ये तो मेरे पास ही रखे थे। वो गाड़ी का काम खत्म कर कर बाहर आ जाता है और बोलता है कि इंजन ओवर हीटिंग को छोड़कर काफी कुछ मैंने नहीं किया है, लेकिन काफी कुछ खराब भी नहीं था सिवाय ओवर हीटिंग इंजन के। मैंने कूलेट को भी बेहतर तरीके से चेंज कर दिया है, इसलिए अब यह ठीक हो चुका है। मैं चुपके से उस दुकान से ये सब कुछ चीजें चुरा कर लाया हूँ, क्योंकि ये चीजें काफी महंगी है। रे बोलता है कि ओ अच्छा। वो बंदा बोलता है और ये सब कुछ मैंने फिलिप की रिक्वेस्ट पर किया है, क्योंकि मैं फिलिप का एक दोस्त जो ठहरा। फिलिप ने मुझसे कहा था कि तुम उसकी गाड़ी जाकर रिपेयर कर दो। रे बोलता है कि ये फिलिप जो है वो काफी पॉपुलर आदमी है, और वो बंदा रे से बोलता है फिलिप ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था। ये मैसेज काफी बड़ा था, इसलिए मैं इसे याद नहीं कर पाता, इसलिए उसने इसे चिट्ठी पर लिख दिया, और ये पेपर तुम्हें देने के लिए कहा, इसलिए तो ठीक है चलते हैं हंटर। और रे यहाँ पर हंटर के नाम से मशहूर हो चुका था। रे बोलता है कि इसके बारे में मेज की इंफॉर्मेशन है, और हमारा थोड़ा जो सीन होता है ना वो पास्ट में आता है, जहाँ पर रे ने मेज, उसी डेविल वाले मेज जिसने ना नील्स अंडरपास के बच्चों और नील्स के ग्रुप को मारा है ना, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन फिलिप से मांगता है। फिलिप बोलता है कि इस बारे में मैंने पहली बार सुना है कि और किसी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है, इसमें मुझे कुछ वक्त लगेगा, लेकिन शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं हूँ कौन। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ रे गाड़ी में बैठ जाता है और उस लेटर को पढ़ता है, और फिलिप को 2 दिन लग गए थे इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में। रे बोलता है कि सेकंड स्टेज का वुल्फ बेकर वुल्फमैन, जिसकी उम्र लगभग 42 साल है और वो एक ब्रेकर मेल है, उसके हाथ में एक काफी भारी बैग था। और 8th स्ट्रीट के कैनी स्टोर एडियुक, जिसकी उम्र 23 साल है और वो क्लेरक मेल है, और किसी भी बिना चेंजेस के वो इसमें शामिल हो गया था। और ये रे जो था वो ये सब कुछ हमें बता रहा था। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो एक शेफ की ड्रेस में था। रे उसे देखकर अपनी जो कागज का टुकड़ा था एक, उसमें लिखता है कि ये इस टाइम पर बाहर जाता है और इसकी चेस्ट पर कोई भी फिलहाल तो रिंग नहीं है, और तो शायद मुझे इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। तभी एक जो ऊपर कंट्रैक्शन वाला बंदा होता है, वो एक जो काफी भारी सामान होता है, एक लोहे का टुकड़ा, वो उसके सिर पर गिरने वाला ही था, लेकिन वो उसके साइड में गिर जाता है, और वो बंदा उसे काफी ज्यादा इविल नजरों से देख रहा था, और रे के पास इसकी भी इंफॉर्मेशन थी। रे बोलता है कि ये हाई पॉसिबिलिटी में एक मेज होना चाहिए। तभी रे जो होता है वो वेरी नका की बुक स्टोर के पास आता है, जहाँ पर 2 बच्चे पहले ही खड़े हुए थे। पहला बोलता है कि आज ये बंद है का, दूसरा बोलता है हम इसे खुलने का टाइम नहीं दे सकते। पहला बोलता है कि हर दिन इस पर पत्थर फेंकने से क्या हम पकड़े नहीं जाएंगे? दूसरा बोलता है अगर हम यहाँ रुकते हैं तो हम हमारा काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। पहला बोलता है कि उसने कहा है कि अगर स्टोर बिक्री के लिए ऊपर जाता है तो हमें वो डबल पे करेगा, तो हमें रुकना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इस बार हम 2nd फ्लोर पर इन पत्थरों को फेंकेंगे जहाँ उनका घर है, तो चलो तैयारी करते हैं। लेकिन इतने में ही जो वो लेडी थी वेरीना का बाहर आ जाती है, उन पर चिल्लाती है कि अरे कमीनो, वो तुम हो जो मेरे घर पर पत्थर फेंकते हो। और रे इसे देख रहा था, जिसकी चेस्ट पर काफी ज्यादा कलर उसे दिख रहे थे, लाइट येलो और काफी ज्यादा, और ब्लैक माना से ये भरा हुआ था, जिससे वो काफी डरी हुई थी। वो बच्चे
वेरिनका से बोलते हैं, तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डर जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे, तो अपने घर में ही घुसी रहो, हम तुम्हें सोने तो बिल्कुल नहीं दे सकते। और वो पत्थर जो होता है उनकी साइड की खिड़की पर लगता है, जिससे वो कांच भी ब्रेक हो जाता है। बेला बोलता है कि तुम्हारे पास एक बूढ़ा आदमी है ना, तो क्या तुम उसे बाहर लेकर आओगी हमें पिटवाने के लिए। और दूसरा बंदा भी बिल्कुल उसी वेरिनका पर वार कर देता है। रे उसे बचाने के लिए जाता ही है, लेकिन उसी वक्त वेरिनका मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसके पत्थर को ना उसी की ओर फेंक देती है। लेकिन वो लगता तो नहीं है उस पर, लेकिन वो उस पत्थर से बच जाती है। रे हैरान रह जाता है कि ये तो एक मेज निकली। वो दोनों बच्चे भी देख कर हैरान रह जाते हैं कि ये अभी था क्या। पहला बोलता है कि ये सिर्फ हमारी एक वहम होगा, तुम फिर से तैयार करना चाहिए। लेकिन रे समझ चुका था कि ये क्लियरली मैजिक है, और वो लड़की कहती है वेरिनका कि यहाँ से जल्दी से चले जाओ। लेकिन वो बच्चे नहीं मानते और वेरिनका पर पत्थर फेंक देते हैं, लेकिन वेरिनका इस बार कुछ नहीं करती। और रे जो होता है अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उन दोनों पत्थरों को उन्हीं की ओर फेंक देता है, जिससे वो दोनों पत्थर तो नीचे आ जाते हैं। और एक पत्थर को उठाकर रे एक बंदे के मुंह पर दे मारता है, जिससे उसकी नाक तो टूट ही जाती है, उसके मुंह से काफी खून आने लगता है। और दूसरे बंदे पर भी पत्थर मारता है, जिससे वो भी नीचे बैठ जाता है। तभी वेरिनका कहती है कि अरे तुम, और वेरिनका उसे घर के अंदर बुलाती है और जिससे वो उसको शुक्रिया अदा करती है। और रे वेरिनका से बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ मैं पूछने वाला हूँ, क्या तुम एक मेज हो। वेरिनका बोलती है क्या मैजिक का इस्तेमाल करना सही नहीं था, और वो प्रभुतौरी कर बोलती है कि रुको, हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए इस बारे में। तो और मेरा नाम वेरिनका है और जो चाइल्ड ऑफ वेरिनका बुक स्टोर की एक ओनर है। रे अपना नाम बताता है और वेरिनका बोलती है फिर से सॉरी पिछली बार चिल्लाने के लिए, मुझे लगा कि तुम इन्हीं बच्चों के साथ हो। रे बोलता है कि मैं समझ गया, तुम्हें गलत फहमी हो गई थी। वेरिनका बोलती है मुझे मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अगर आज तुम नहीं आते तो मैं मुसीबत में पड़ सकती थी। रे बोलता है कितने शुक्रिया की जरूरत नहीं है, मैं इस बुक स्टोर को चारों ओर से देखना चाहता हूँ। और रे जो था वो तो सिर्फ मैजिक का इस्तेमाल करना चाहता था, मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था, क्योंकि रे को तो मैजिक का इंफॉर्मेशन चाहिए। और अब ये भी एक मेज निकली। वेरिनका बोलती है क्या सचमुच, आमतौर पर लोग सिर्फ यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन तुम उनमें से काफी अजीब हो। रे और वेरिनका बैठ जाते हैं। रे वेरिनका से बोलता है कि वेरिनका तुमने मैजिक कहाँ से सीखा। वेरिनका बोलती है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे और मेरी सिस्टर और ब्रदर को सिखाया था। रे बोलते है क्या तुम्हारे ग्रैंडपा अभी घर पर हैं और क्या वो भी मैजिक जानते हैं। वेरिनका बोलती है कि हाँ बेशक, उन्होंने ही तो हमें सिखाया है। और रे बोलता है क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। वेरिनका बोलती है कि हाँ, लेकिन पहले मुझे चेक कर कराना होगा और तुम्हारे गाल पर एक छोटा सा कट लग चुका है। रे बोलता है कि ये ठीक है, ये अक्सर होता रहता है। वेरिनका बोलती है कि तुम इसे अगर ऐसे ही छोड़ देते हो तो इसका जो इफेक्ट है वो काफी और ज्यादा बढ़ जाएगा, जरा एक सेकंड के लिए रखो। और वो अपने व्हाइट माना का इस्तेमाल करती है, जिससे वो रे की चोट को फिर से ठीक कर देती है। अब ये साला रे और ज्यादा हैरान रह जाता है कि अब ये व्हाइट मैजिक क्या है, इसने क्या किया। और वेरिनका बोलती है तुम्हारे इससे मतलब क्या है। रे बोलता है कि मुझे जल्दी से तुम्हारे ग्रैंडपा के पास ले चलो और जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुमने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल कैसे किया जिससे तुमने मुझे हील कर दिया। अरे मनी मन बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने उस पर पूरा फोकस किया था कि उसने अपने व्हाइट माना को उसने ट्रांसफर किया। व्हाइट माना के बारे में बताया जाता है कि ये व्हाइट माना जो होता है वो मूवमेंट पर डिपेंड करता है हर किसी आदमी की, और ये हर किसी को कहने का मतलब है कि एक तरह से अगर इंजर्ड वगैरह है तो ये हीलिंग मैजिक जैसा ही है, अगर खुद इसे इस्तेमाल लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये इमोशन से काफी दूर है ये मैजिक। और वेरिनका बोलती है क्या इसे ये सिर्फ मैजिक हीलिंग ही कहा जाता है या फिर कुछ और भी, लेकिन तुमने इसे व्हाइट माना कहा, इसका मतलब क्या है। और रे को तभी नेल्स की बात याद आती है। जब रे ने नेल्स से पूछा था क्या तुम्हें कलर्स वगैरह दिखते हैं, तुम मैजिक के बारे में अगर जानते हो तो क्या तुम्हें भी कलर्स वगैरह दिखते होंगे, लेकिन नेल्स ने कहा था कि मैंने इन कलर्स के बारे में कभी नहीं सुना और ना ही मैं उन्हें देख सकता हूँ। वेरिनका बोलती है मुझे बताओ क्या तुमने अभी व्हाइट माना कहा ना, तो बताओ इसका मतलब क्या है और क्या तुम्हारा मतलब एलिमेंट रिइंकार्नेशन से है। अरे बोलता है अब ये एलिमेंट रिइंकार्नेशन क्या है। वेरिनका बताती है कि एलिमेंट जो अभी मैजिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे रिइंकार्नेशन का एलिमेंट कहा जाता है, और यूजुअली हीलिंग मैजिक एलिमेंट का यूज करता है रिइंकार्नेशन के लिए, हालांकि हम इसे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से जोड़ सकते हैं। अरे बोलता है कि आखिरकार कितने एलिमेंट। वेरिनका बोलती है ये बहुत सारे एलिमेंट हैं, अगर तुम सिर्फ एलिमेंट की गिनती करते हो
हो तो 20 एलिमेंट से ये ज्यादा हो सकते हैं। अगर तुम दूसरों को गिनते हो तो जैसे जैसे गड़बड़ या फिर हेर फेर या फिर उन्हें मैनिपुलेट कर कर तुम रीइंकार्नेशन के अमाउंट को बढ़ा सकते हो, जिससे तुम 100 भी एलिमेंट पार कर सकते हो। रे बोलता है कि आज भी मैंने काफी कुछ सीखा है, अगर मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलता हूँ तो और ज्यादा चीजें सीख सकता हूँ। वेरोनिका उसे सेकंड फ्लोर पर ले जाने लगती है और बोलती है तुम्हें यहीं पर इंतजार करना होगा, मेरे ग्रैंडपा को मैं देखकर आती हूँ कि वो जगे हुए हैं या फिर नहीं, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा काफी ज्यादा बीमार है, मैं अभी वापस आती हूँ। रे वेरोनिका वहां से चली जाती है और रे जो था वो बुक स्टोर में बुक्स को देखने लगता है। वहाँ पे वो काफी ज्यादा चीजों और बुक्स को देखता है और बोलता है इसमें शायद मुझे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये बुक जो है वो काफी एक्सपेंसिव आइटम लग रही है, इसकी कीमत काफी ज्यादा हाई होगी और इन्हें अगर मैं छूता भी हूँ तो इनकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने पिछली बार कब नहाया था, शायद मैंने बारिश के पानी में ही नहाया था। वेरोनिका शायद अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होगी, क्या उसकी नाक में कोई खराबी है जो उसे मेरी जो स्मेल है वो आ नहीं रही है और वो इसे इतनी आसानी से बर्दाश्त कर पा रही है। इन किताबों को देखकर लगता है कि ये काफी ज्यादा जर्नल्स की हैं, तो शायद मुझे अब स्टडी करना होगा। और रे जो होता है उन सारी बुकों को एक साथ रखता है और बोलता है कि ब्लैक रेन से इन्हें रीड कर। वेरोनिका को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा के कमरे से बाहर आ जाती है। वेरोनिका स्टोर में आकर देखती है तो बोलती है शायद वो यहाँ से चला गया क्योंकि मैंने काफी वक्त ले लिया। रे बोलता है उसके पीछे आकर कि मैं अब भी यहीं पर हूँ। वेरोनिका थोड़ी घबरा जाती है और बोलती है तुम इस स्टोर को इधर उधर से देख रहे थे, मैंने बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया कि कब तुम मेरे पीछे आ गए। रे बोलता है मैजिक के बारे में यहाँ पर कोई भी किताब नहीं है, मैंने यहाँ सब जगह चेक कर लिया। वेरोनिका बोलती है क्या तुम पढ़ भी सकते हो और क्या तुमने बुक्स के टाइटल को देखा? रे बोलता है कि हाँ। वेरोनिका मनी मन बोलती है ये बच्चा मेरी सोच से भी ज्यादा दिलचस्प निकला। रे बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा कैसे है? वेरोनिका बताती है मुझे नहीं लगता कि उनसे आज बात हो पाएगी, वो काफी ज्यादा गहरी नींद में है, मुझे लगता है कि तुम कल यहाँ वापस आ सकते हो। रे बोलता है कि हाँ ठीक है। वेरोनिका बोलती है कि तुम मेरे ग्रैंडपा से क्यों मिलना चाहते हो और तुम्हारा क्या शुरू से ही यही गोल रहा है? रे बोलता है कि एक फ्रिज में है। इतना कहकर रे वहां से चला जाता है। हम 4:30 बजे का सीन देखते हैं। रे एक रेस्टोरेंट में बैठ जाता है। ये एक खाली शॉपिंग स्टेज है और ये 32 फुट फर्स्ट स्टेज की एक बिल्डिंग है जिसका कोई नाम नहीं है। यहाँ पर 30 से 40 के बीच हमेशा लोग आते रहते हैं और ये हमेशा 7 से 8 बजे शाम को 7 बजे बाहर जाता है। और रे अपने उसी कागज के टुकड़े में ये सब इंफॉर्मेशन लिखे हुए था और ये सब वो बोल रहा था क्योंकि उसे उसी आदमी की तलाश है जिस आदमी के पीछे वो अभी पड़ा हुआ है। और वो खाने से भरी टोकरी को लेकर वापस आता है और वो सिर्फ नीचे चला जाता है और मुझे नहीं पता ये सब वो क्यों कर रहा है। यहाँ से वो आदमी कुछ ही दूरी पर रहता है, उम्मीद है कि मुझे उससे मैजिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम जॉनी होता है। वो बोलता है कि ये रहा सर आपका ऑर्डर। रे उससे बोलता है कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। जॉनी बोलता है ये आप एक हंटर है ना और आप बच्चों के हीरो है तो ये आपके लिए फ्री है। रे बोलता है कि ठीक है जॉनी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जॉनी बोलता है ठीक है आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इस स्टोरेज के पासवर्ड इन जगह के बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। रे बोलता है कि ये ज्यादा तुम दूर नहीं जा रहे हो। रे उससे मेन टॉपिक पर वापस आता है कि मैं नहीं कि इस आदमी का जो शेड्यूल है क्या वो बिल्कुल सही है। जॉनी बोलता है कि 100%। पिछले 3 महीनों में वो यहाँ काम कर रहा, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ 3 महीने से। मैं उस आदमी को ठीक इसी वक्त इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में आते जाते देखा है और लगभग 7 बजे वो यहाँ आ जाता है और उसकी वजह से मुझे घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो फिक्स टाइमिंग पर 7 ही बजे बेसमेंट में आ घुसता है। तब एक बंदा जॉनी पर चिल्लाता है और बोलता है अरे जॉनी तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जॉनी बोलता है अरे माफ करना मैं तुम्हारा ऑर्डर अभी लेकर आता हूँ। और रे से जॉनी बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे फोन कर लेना। और हम देखते हैं घड़ी में तो सिर्फ अभी 6 बजे हुए थे। अब रे को बोलता है कि मुझे 1 घंटा और इंतजार करना होगा और रे उसी पर्सन को देखता है। कुछ देर बाद वो पर्सन वहाँ आ जाता है। जब उसके चेस्ट पर देखता है तो वो एक मेज निकलता है क्योंकि उसके जो चेस्ट में एक रेड कलर का माना था और उसके चारों ओर वही रिंग्स बनी हुई थी। रे से देखकर समझ जाता है कि ये एक मेज है। रे वहां से चला जाता है, खाने के लिए शुक्रिया कहता है। जॉनी बोलता है कि ठीक है दोबारा जरूर आना।
और हमें यहाँ बताया जाता है कि ये आदमी लगभग 1 घंटे के लिए अपना घर छोड़ता है। इस 1 घंटे के बीच रे को सुराग ढूंढना होगा और रे जैसे ही बेसमेंट के दरवाजे पर जाता है वो दरवाजा तो लॉक होता है, जो रे ने नहीं सोचा था। रे को कि अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे अंदर जरूर जाना होगा। रे रिडक्शन माना को जो डोर का लॉक होता है उसमें भर देता है, जिससे डोर का लॉक वही टूट जाता है। रे को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसे फोकस करना होगा, ना कि उसे इस बारे में सोचना चाहिए। अभी फिलहाल तो जो इम्पोर्टेंट है वो है उस मैच के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। रे वहां जाकर कुछ चीजों को उठा लेता है, जो कागज की कुछ फाइल्स होती हैं, उन्हें देखकर बोलता है मेरी जिंदगी में इस तरह से ये वक्त कभी नहीं बीता है। और हमें फिर से बताया जाता है ये जो लेटर था ये वही आदमी लिख रहा था। रे बोलता है कि मुझे जो लाल स्टोन दिया गया है वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और ये सब उसी कागज के टुकड़े में लिखा था, और वो 66 में अभी कर रहा है, और ये 66 के अनाथों के बारे में है। और क्रेग की उसे बात याद आती है जब क्रेग ने कहा था कि मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर 66 लोगों की शर्त तुम पूरी कर दोगे तो हम तुम्हें अपने साथ ले लेंगे। अब रे सोचता है क्या ये वही मार्क रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्रेडिट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। और इस लेटर का जो स्पेशल चीज है इसे देखकर ये पता चलता है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल चुका है। तो इस सिचुएशन में जो रे जो होता है एक डब्बे को खोलता है जिसमें कुछ भारी अमाउंट में मैजिक भरा हुआ था। अब रे सोचता है कि ये वही स्टोन है जो क्रेग की अंगूठी से जुड़े हुए है, तो ये जरूरी है कि ये रेड ब्लड स्टोन होगा जिसके बारे में उसने जिक्र किया था। तो ये फिलहाल तो अभी इससे माना है, लेकिन हवा में मौजूद माना के कंपैरिजन में इसे ब्लड और भी ज्यादा अट्रैक्ट और स्मूथली महसूस होता है। अगर मैं इस चीज के साथ मैजिक का इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा? तभी वो मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी फ्लेम काफी और ज्यादा अमाउंट में ज्यादा हो जाती है, और अब तक की ये सबसे हाईएस्ट फ्लेम रही है रे के लिए। रे बोलता है कि आमतौर पर ये मैजिक मुझे काफी ज्यादा लगता है, लेकिन रे पीछे कुछ नोटिस करता है और वो 15 मिनट के बाद वापस आ जाता है वही बंदा, और वो बंदा आकर बोलता है मैंने यहाँ पर अपना वॉलेट छोड़ा था और दिन बीतने के साथ मैं और ज्यादा बेवकूफ होता जा रहा हूँ, इसकी वजह से बॉस मुझे कहीं छोड़ न दे। रे गेट के पीछे छिप चुका था। रे बोलता है लेकिन चिंता मत करो वॉलेट तुम वापस लेकर ऑर्गेनाइजेशन में वापस चले जाओ। वो बंदा बोलता है कि मुझे इस बार नॉर्मल से ज्यादा खाना खरीदना पड़ेगा क्योंकि मुझे बाहर भी तो जाना है। और रे ये सब कुछ छिप कर सुन रहा था। रे बोलता है कि तुम बाहर जाओ फिर मैं तुम्हें हैंडल कर लूंगा। और वो बंदा बोलता है ऐसा लगता है कि मैंने कुछ देख लिया है। और वो बंदा गेट के पीछे छिपे हुए रे को देख लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी पोजीशन का पता लगा लिया, यहाँ तो एक छोटा सा चूहा छिपा हुआ है। उस बंदे ने रे को ढूंढ लिया था और वो बंदा बोलता है कि तुम यहाँ गेट के पीछे छिप जाओगे और मुझसे बच जाओगे, लेकिन रे बिना वक्त गवाए उस पर अपने डैगर से हमला कर देता है, जिससे वो बंदा काफी पीछे चला जाता है और उस बंदे पर कि जस्ट मुंह पर उसका आग बच गया था, नहीं तो साला फूट जाता। वो बंदा बोलता है तुम हो कौन? मुझे लग रहा है कि तुम एक असेसियन ऑर्गेनाइजेशन के वो बच्चे हो, और आखिरकार तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो और तुमने मेरे गेट को अनलॉक कैसे किया? वो बंदा रे पर हमला कर देता है और रे उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बंदा बोलता है इसकी मूवमेंट तो काफी तेज है, तो ये मुझे बताती है कि ये एक रियल असेसियन है। लेकिन रे जब उसके वार जब वो बंदा पकड़ता है ना उसे देखकर हैरान रह जाता है और वो बंदा बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, लेकिन इतने स्ट्रांग भी अभी फिलहाल तो नहीं हो। और वो बंदा काफी पीछे चला जाता है क्योंकि रे ने उससे अपना डैगर छुड़ा लिया था। रे अपने मनी मन बोलता है ये पर्सन इसने अपने हाथ में माना को कंज्यूम कर मेरी ब्लेड को पकड़ लिया, इसका मतलब यही है कि ये मैजिक का यूज अच्छी तरीके से करना जानता है। और वो बंदा बोलता है अपने वेपन को निकाल कर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा बच्चे। वो लगातार उस पर वार करता है, लेकिन रे उसके हर एक वार से बचता जा रहा था। और ये अभी फिलहाल तो जादू नहीं था, लेकिन वो इस वेपन की तरह मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। और रे अब यही सोचता है कि मुझे भी इसी की तरह मैजिक का इस्तेमाल कर इसके वेपन को पकड़ना होगा। और फाइनली रे इसमें कामयाब भी रह जाता है क्योंकि रे ने मैजिक के उन कलर्स को देख लिया था जो कि सामने वाले बंदे के चेस्ट पर उसे दिख रहे थे। उसे ये साफ दिख रहा था कि उसकी चेस्ट पर उसके जो कलर्स हैं वो कैसे कॉम्बाइन कर रहे हैं, और वो उसे याद थे वो कलर, इसलिए वो अपने कलर्स के साथ भी
वैसा ही करता है और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। और वो बंदा हैरान रह जाता है कि इस बच्चे ने अभी क्या किया और इसने मेरे मैजिक को एक बार देखा और इसे कॉपी कर लिया। ये बच्चा आखिरकार है कौन? और रे अपने डैगर से उस बंदे पर वार करता है और रे का वार फाइनली कामयाब भी रह जाता है, जिससे उस पर एक कट लग जाता है। वो काफी घायल भी हो जाता है। वो बोलता है, ये सही नहीं है, क्या तुम्हें मेरे बॉस ने यहाँ पर भेजा है? मैंने सुना है एक बच्चे के बारे में जो हर एक मैजिक को पहली नजर में देखकर उसे कॉपी कर सकता है। रे अपने डैगर को दीवार में घोंपता है और थोड़ी लो वॉइस में बोलता है, मुझे थोड़ी आवाज कम करने की जरूरत है, नहीं तो ये मुझे पहचान जाएगा। अरे अब उससे बोलता है कि मुझे तुमसे कई सारी चीजें पूछनी है, जवाब देना मेरे हर एक सवाल का। वो बंदा हंसता है और बोलता है, मुझे लगता था कि असैसियन होते हैं और मैं उनसे स्ट्रांग हूँ, लेकिन आज मुझे यह नहीं लगा था कि मुझे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने पर तुम मजबूर कर दोगे। रे बोलता है, मैं एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि इस तरह की बातें करना काफी मुश्किल होता है। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो मैं इसे यही अभी इसी वक्त खत्म कर देता। और वो बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे बॉस ने भेजा है तो तुम्हें मेरी एबिलिटी दिखानी होगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम अभी यहीं पर मरोगे। वो अपनी पूरी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ मैजिक पावर फैलने लगती है और बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं चीज क्या हूँ। उसकी सारी बॉडी से जो फायर थी वो निकलने लगती है, बिल्कुल एक औरे की तरह। रे उसकी चेस्ट में देखता है जो रेड कलर का वेसल था, उसके चारों ओर वही रिंग्स दिख रही थी जो उसके चारों ओर घूम रही थी, और इसी वजह से जो रेड माना था वो जल्दी से उसकी बॉडी में खून की तरह बह रहा था। अब रे समझ जाता है कि ये काफी खतरनाक है और रे बोलता है, अगर मैंने खुद को अपनी माना से प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो ये काफी डेंजरस हो सकता था। वो बंदा काफी हंसता है और उस पर वार कर देता है, लेकिन जो रे था वो अपनी मैजिक को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो उसकी हर एक फायर को प्रोटेक्ट कर पा रहा था अपने आप को। रे बोलता है, मैं इसके करीब नहीं जा सकता, इसने उस फिल्म से अपने आप को ढका हुआ है, ये लंबे वक्त तक ये फाइट चल सकती है। लेकिन वो बंदा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रे बोलता है कि सबसे पहले तो मुझे इसकी फायर को बुझाना होगा, और रे फाइनली करके एलिमेंट रीइंकार्नेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे वो वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद दिला दूं, इस एलिमेंट के बारे में वेरिनका की बुक स्टोर की ओनर ब्लू लेडी है, उसने रे को बताया था। हमारा सीन कुछ देर बाद पर शिफ्ट हो जाता है। रे उसके बेसमेंट से फाइनली निकल जाता है। रे की नाक से भी खून बह रहा था, क्योंकि रे ने अपनी मैक्सिमम लिमिट को भी तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो भी ब्रेक हो जाती है। रे मन ही मन बोलता है कि ये फायर पावर है, इसे कंबाइन करना काफी मुश्किल था और इससे स्पीड के साथ कलर से मैच करना भी काफी मुश्किल था, लेकिन वो वाटर सचमुच पावरफुल था। मैं ये नहीं कर सकता था अगर मैंने वो देखा नहीं होता उन दो स्ट्रॉन्गेस्ट मेज को। ये डीमन मेज और अभी इसके साथ जिसकी फाइट हुई है उसके बारे में बोल रहा है, और स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि ये लोग मैजिक का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानते थे, और करंट में अभी रे की जो पावर है उससे तो वो बदला नहीं ले सकता, इसे भी वो समझ आ जाता है। और रे अब सोचता है कि मुझे समय के साथ स्ट्रॉन्ग होना होगा, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी लिमिट में है, क्योंकि अब मैं चीजों को बदल सकता हूँ। अब मैं पहले की तरह नहीं रहा जो हुआ करता था, अब मैं उन सभी एक एक को पकड़ कर खत्म कर दूंगा।